Good afternoon, everyone. So today I'm going to start the other laws portion of the corporate and other laws paper of CA Inter. So हमारा जो पेपर है दैट इज कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। मैं जस्ट 5 मिनट आपको जिसको ठीक से ये सब चीज नहीं पता तो उनको ही पता चल जाए। इसके 2 पार्ट्स हैं, कॉर्पोरेट लॉज एंड सेकेंड पार्ट इज अदर लॉज। इसलिए पेपर का ओवरऑल नाम है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ। दिस इज पेपर नंबर 2 इन इंटर मॉड्यूल ग्रुप 1। कॉर्पोरेट लॉ एंड अदर लॉ, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ पूरा पेपर आपका 100 मार्क्स का। आउट ऑफ दैट दिस कॉर्पोरेट लॉ पोर्शन इज ऑफ 60 मार्क्स एंड अदर लॉ इज 40 मार्क्स। दैट इज टोटल 100 मार्क्स। और आपको पता होगा आपके इस पेपर में मिक्स क्वेश्चंस होते हैं। मिक्स इन द सेंस सब्जेक्टिव भी है और ऑब्जेक्टिव भी है। तो जो 60 मार्क्स का पोर्शन है कॉर्पोरेट लॉ, इसमें सब्जेक्टिव पोर्शन 70%। 70% ऑफ 60 मार्क्स इज 42 मार्क्स। मैंने परसेंटेज लिखी है, तो 60 मार्क्स का 70% 42 मार्क्स। एंड आपको जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव टाइप दैट इज 30%। and 30% of 60 marks, that is the 18 marks। 42 plus 18 60। ऐसे अदर लॉज में भी सेम, सब्जेक्टिव 70%, 40 मार्क्स 70% 28 मार्क्स। एंड एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 40 का 30%, दैट इज 12 मार्क्स। तो अगर आप टोटल करेंगे तो देखेंगे यहां पे सब्जेक्टिव 42 प्लस 28 सब्जेक्टिव, तो टोटल कितना हो गया 70। तो टोटल सब्जेक्टिव कितना हो गया आपका, टोटल सब्जेक्टिव पेपर आपका 70 मार्क्स का हो गया। एंड एमसीक्यू 18 प्लस 12 30। तो आपका टोटल जो आपका एमसीक्यू कितना हो गया आपका 30 मार्क्स का। तो ओवरऑल हम बोलते हैं कि 70% सब्जेक्टिव और 30% क्या आपका एमसीक्यू। तो उसी अकॉर्डिंगली दोनों पोर्शन में 70-30 70-30, तो ओवरऑल भी आपका 70-30 बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। एक तो ये पेपर की बात हो गई। कॉर्पोरेट लॉ जो है आपका, इसके अंदर जो आपका सिलेबस है दैट इज द कंपनीज एक्ट 2013। पूरा एक्ट है या ओनली सर्टेन सेक्शंस? सेक्शंस 1 to 148। सेक्शन नंबर 1 से लेके 148 पहले 10 चैप्टर। कंपनीज एक्ट में 29 चैप्टर्स आर देयर। तो आउट ऑफ द फर्स्ट 10 चैप्टर्स, और फर्स्ट 10 चैप्टर जो चैप्टर नंबर 10 जो है ऑडिट एंड ऑडिटर्स, उसका लास्ट सेक्शन नंबर क्या है 148। तो सेक्शंस 1 to 148, 1 से लेके 148 तक, ये सेक्शंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 दैट इज अ पार्ट ऑफ द सिलेबस ऑफ कॉर्पोरेट लॉस। एंड इसके आगे के सेक्शन से आपको सीए फाइनल में जो लॉ का पेपर होगा वहां पे आपको कवर होगा 149 ऑनवर्ड्स, ठीक है, दैट विल। और आपको शायद यही पता होगा जो न्यू सिलेबस प्रपोज हुआ है अभी 2022 में, अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है लेकिन कभी भी इंप्लीमेंटेशन का नोटिफिकेशन आ सकता है। तो उसमें कंप्लीट कंपनीज एक्ट आपको सी इंटर में आ रहा है, कंप्लीट। मतलब ये अदर लॉज वगैरह समझ जाएगा, ठीक है। हाँ सारा सेक्शन, मतलब फाइनल का भी जो है वो कम, लेकिन ये हट जाएगा और ये पूरा फाउंडेशन में चला जाएगा। तो फाउंडेशन में आपने पढ़ा होगा 60 मार्क्स का लॉ, 40 मार्क्स इंग्लिश। तो फाउंडेशन 100 मार्क्स का लॉ का पेपर हो जाएगा, इंग्लिश हट जाएगा। तो ऑब्वियसली वहां पे कोई टॉपिक सिलेबस बढ़ जाएगा, तो ऑब्वियसली 100 मार्क्स का पेपर फाउंडेशन लॉ का। आई थिंक दैट विल बी बेटर। अभी क्या है कि फाउंडेशन में थोड़ा सा आप कंपनी लॉ पढ़ते हैं, फिर यहां पढ़ते हैं, फिर फाइनल में पढ़ते हैं। तो इससे अच्छा है कि सारा कंपनी लॉ स्टार्टिंग से एंड। अच्छा, फाउंडेशन में भी कंपनी लॉ नहीं रहेगा, जैसे अभी थोड़ा सा पोर्शन है। फाउंडेशन में पूरा कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, जैसे फाउंडेशन में आधा कॉन्ट्रैक्ट आधा यहां है, ठीक है। एंड सेल ऑफ गुड्स एक्ट रहेगा, पार्टनरशिप एक्ट रहेगा, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इंटरप्रिटेशन स्टैच्यूट, जनरल जो चीज यहां है, ये प्लस फाउंडेशन में अदर देन कंपनी लॉ।
पूरा 100 नंबर का पेपर हो जाएगा। आई थिंक बहुत बेटर है, ये सारी चीजें एक जगह हो गई, कंपनी लॉ पूरा आपका सीए इंटर में, और फाइनल में आपको कंपनी लॉ के अलावा जो और लॉज हैं उसके ऊपर आपको एक सेपरेट पेपर आपको डिफरेंट आपको रखा जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक दैट इज अ बेटर पैटर्न कि आधा आधा करके वो सब थोड़ा सा क्लैरिटी कम आती है उसके अंदर। एनीवे देखिए, जो अदर लॉज है इसका सिलेबस मैं बता दूं, क्योंकि मुझे अदर लॉज से डील करना भी। जो आपके 40 मार्क्स का अदर लॉज है, इसमें ब्रॉडली 4 टॉपिक हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। बेटा अपने नाम भी आप बता दो, आपका नाम? अशित, हर्षित, अच्छा, हर्षित, तमन्ना, प्रेरणा, खुशी, तमन्ना, प्रेरणा, खुशी, सारे लगता है सिनोनिम्स है। तमन्ना, प्रेरणा, खुशी, ठीक है। मुकुल, हर्षित, मुकुल, तमन्ना, प्रेरणा, खुशी, ठीक है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872। सेकेंडली दैट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। Third is that is the General Clauses Act 1897, and fourth is Negotiable Instruments Act 1881. Negotiable Instruments Act 1881. Indian Contract 1872, Interpretation of Statute, General Clauses Act 1897, Negotiable Instruments Act 1881. ये 4 टॉपिक आपके अदर लॉज में हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। आज मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट से स्टार्ट करूंगा, लेकिन इसके बारे में थोड़ा पहले, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा, क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में फाउंडेशन भी पढ़ा है, तो दिमाग में आके सब यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं तो मैं डिस्कस करूंगा। विल ऑल्सो रिलेट विद फाउंडेशन, फाउंडेशन आपने क्या पढ़ा और यहाँ आप क्या पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, वो तो अभी हम स्टार्ट करेंगे, उसके सारी बात करेंगे। यहाँ ब्रीफली बाकी टॉपिक के बारे में 5 मिनट में आपको बता दूं, बाकी जब टॉपिक हम पढ़ेंगे तो बाद में बताएंगे। इंटरप्रिटेशन स्टैट्यूट, इसमें आप देखो कोई एक्ट का नाम नहीं आ रहा है, जैसे होता है यहाँ एक्ट आ रहा है, यहाँ एक्ट आ रहा है, यहाँ एक्ट आ रहा है, ये कोई एक्ट का नाम नहीं है। दिस इज नॉट दिस टॉपिक। इंटरप्रिटेशन स्टैट्यूट्स में क्या है, स्टैट्यूट्स बोलते हैं एक्ट्स को, रिटेन लॉज को, एक्ट्स को। अच्छा, कोई भी एक्ट है उसको इंटरप्रेट, उसके जो प्रोविजंस होते हैं सेक्शंस के अंदर जो लिखा होता है, क्या उसको, उसके मीनिंग को डिराइव करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स होते होंगे, कुछ रूल्स होते होंगे जिनको हम अप्लाई करके वी ट्राई टू फाइंड आउट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द वेरियस सेक्शंस इन एक्ट। ये सुनो, कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ सिद्धांत, कुछ प्रिंसिपल्स, रूल्स, ये सुनो। वो सारे प्रिंसिपल्स और रूल्स इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि सर व्हाट आर द प्रिंसिपल्स और रूल्स, और एक प्रिंसिपल नहीं, कई सारे, और अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग प्रिंसिपल अप्लाई होता है। तो जब हम पढ़ेंगे तो हम डिस्कस करेंगे, साल ये वाला प्रिंसिपल इस कॉन्टेक्स्ट में यूज होगा, ये वाला प्रिंसिपल उस कॉन्टेक्स्ट में यूज होगा, वो सब डिस्कस करेंगे। तो इसलिए कोई एक्ट नहीं है, दिस इज टॉपिक विल डिस्कस अबाउट व्हाट आर द प्रिंसिपल्स और रूल्स one has to apply while interpreting the statute. Statute means acts. तो एक्ट्स के जो प्रोविजंस है उसको इंटरप्रेट करते समय हमें किन रूल्स को, किन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना है टू फाइंड आउट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द स्टैट्यूट। एक्चुअली लॉ बनाता कौन है? हु मेक्स द लॉ? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट तो उसका एक पार्ट है, ओवरऑल लेजिस्लेचर, भाई सेंट्रल लेजिस्लेचर और स्टेट लेजिस्लेचर। आपको याद होगा कंपनी लॉ के स्टार्टिंग में मैंने एक चीज बता रखी है, यूनियन लिस्ट मैटर पे लॉ करना आता है पार्लियामेंट, एंड स्टेट लिस्ट मैटर पे करना होता है स्टेट लेजिस्लेचर, जो हर एक स्टेट का अलग अलग है, और कॉन्करेंट लिस्ट पे दोनों बना सकते हैं। तो एक चीज देखिए, ओवरऑल बोलते हैं लेजिस्लेचर लॉ बनाता है, चाहे वो सेंट्रल लेजिस्लेचर हो चाहे स्टेट लेजिस्लेचर, सेंट्रल लेजिस्लेचर पार्लियामेंट। ये सुनो, अच्छा पार्लियामेंट
तो कोई लेजिस्लेटिव बॉडी, चाहे वो सेंट्रल लेजिस्लेचर पार्लियामेंट या स्टेट्स की जो भी आपके हर एक स्टेट की जो विधानसभा विधान परिषद होगा, स्टेट हिंदी बोलते हिंदी दिल्ली की विधानसभा, ठीक है, दैट इज द स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडी। ये सुनो, ऐसे यूपी की विधानसभा, बिहार की विधानसभा, ठीक है, और एक विधान परिषद भी होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेकिन वो सभी स्टेट्स में नहीं है, लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली आपको सारे स्टेट्स में मिलेगा। तो जब लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया, चाहे सेंट्रल लेजिस्लेचर ने बनाया, डिपेंड करता है जिस मैटर पे लॉ बना, वो यूनियन लिस्ट मैटर का मैटर है या स्टेट लिस्ट का मैटर है। तो जो लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया, तो लॉ बनाते समय लेजिस्लेचर ने जिन प्रिंसिपल्स और रूल्स को अप्लाई करते के यूज करके अप्लाई लॉ बनाया, क्या हमें इंटरप्रेट करते समय क्या वही रूल्स और प्रिंसिपल्स अप्लाई करने चाहिए टू गेट द करेक्ट मीनिंग? ये सुनो, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूं, मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। मैंने मान ली यहां पे लिख दिया 2 × 5 = 10। मैंने लिखा, आपको समझ आ गया। अच्छा, मैंने जो प्रिंसिपल यहां अप्लाई करके लिखा, आपने भी वही प्रिंसिपल अप्लाई करके समझा, तो मेरी बात आपको इफेक्टिवली कम्युनिकेट हो रही है। ये सुनो, लेकिन अगर कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं जानता या रूल्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन नहीं जानता, क्या वो समझ जाएगा? जैसे हमारे कोई बच्चा फर्स्ट क्लास का जिसको अभी तक मल्टीप्लीकेशन नहीं पढ़ाया गया, क्या वो समझ जाएगा? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रूल्स मैं अप्लाई करके लिख रहा हूं, वही रूल्स अप्लाई करके आपको समझ रहे, तो मेरी बात इफेक्टिवली आप तक पहुंच रही है, नहीं तो कंफ्यूजन ही हो जाएगा। एग्जैक्टली लेजिस्लेचर लॉ बनाते समय जितने प्रिंसिपल्स और रूल्स को अप्लाई करता है, वो सारे प्रिंसिपल्स और रूल्स को अप्लाई करते हुए हमें समझना है, क्या तभी हम लेजिस्लेचर की बात इफेक्टिवली हम तक कम्युनिकेट होगी, हम ठीक ढंग से समझ पाएंगे कि लेजिस्लेचर ने क्या लॉ बनाया है। ये सुनो, ये सुनो। और सारे प्रिंसिपल रूल्स हम कहां पढ़ते हैं? इस चैप्टर के अंदर। कहां पढ़ते हैं? इस चैप्टर के अंदर। तो ये कोई एक्ट नहीं है, यहां पे हम क्या पढ़ते हैं? प्रिंसिपल्स और रूल्स विच द लेजिस्लेचर हैज यूज्ड व्हाइल फ्रेमिंग मेकिंग द लॉ, एंड वी शुड ऑल्सो अप्लाई द सेम प्रिंसिपल रूल व्हाइल अंडरस्टैंडिंग द लॉ, व्हाइल इंटरप्रेटिंग द लॉ। तो डोंट यू थिंक उस एंगल से क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है? क्या ये अपने आप में बहुत अच्छा, क्या इसका यूज किसी एक पर्टिकुलर लॉ में या हिंदुस्तान के हर लॉ में? कोई भी एक्ट पढ़ लीजिए, स्टैट्यूट्स, एनी एक्ट, उसको इंटरप्रेट करने के लिए क्या प्रिंसिपल्स और सिद्धांत होते हैं, सब यहां पढ़े जाते हैं। तो क्या इस एंगल से क्या इस चैप्टर की बहुत हाई रिलेवेंस है इन दैट? खाली ये नहीं कि एग्जाम में इतने नंबर का आता है, उस एंगल से अगर समझेंगे, आप इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं तो वहां भी तो एक एक्ट ही पढ़ रहे हैं, इनकम टैक्स है 1961, तो वहां भी आप इसको अप्लाई करेंगे। एनी एक्ट यू आर इंटरप्रेटिंग, तो व्हाट आर द रूल्स ऑफ प्रिंसिपल्स। अब देखो, बहुत बच्चे टैक्स में क्या होता है, कितना भी पढ़ लेते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं आता, कितना भी पढ़ लेते हैं, उसको पता रीजन क्या है, वो उसको लॉ की तरह नहीं पढ़ते। अच्छा, कई बच्चों का लॉ अलग है, टैक्स अलग है। अरे टैक्स भी तो लॉ ही है भाई, लॉ बहुत तरीके के हैं, वो टैक्सेशन लॉज है, वो भी तो किसी, अच्छा आप कोई क्वेश्चन को किसी तरीके से सॉल्व करते हैं, इसलिए कि आप सॉल्व करते हैं क्योंकि इनकम टैक्स का एक पर्टिकुलर प्रोविजन, एक पर्टिकुलर सेक्शन में कुछ ऐसी बातें थे, उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। हाँ है ना? हाँ है ना? तो क्या पहले सेक्शंस पढ़ने चाहिए, पहले क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए? लेकिन ज्यादातर देखा गया कि लोग क्वेश्चन ही करते रहते हैं, इसीलिए कॉन्फिडेंस नहीं आता। ये रियल रीजन बता रहा हूं, ठीक है? तरीका पढ़ने का ये होना चाहिए, कोई वो सेक्शन से सब कुछ चल रहा है, सेक्शन उसे कंट्रोल। अच्छा, कोई सेक्शन में कोई अमेंडमेंट आ जाती है, तो क्या क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ही बदल जाएगा? हाँ या ना? इस सेक्शन कंट्रोल कर रहा है ना, कि सेक्शन जो बोल रहा है, लॉ जो बोल रहा है, लॉ का कंटेंट ऑफ सेक्शन, उसके अकॉर्डिंगली आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर उसमें कोई चेंज आएगा तो आप सॉल्व करने का तरीका ही बदलेगा। हाँ है ना? तो लेकिन ज्यादातर लोगों को मैंने देखा कि दे डोंट डू लाइक दिस, इसलिए कॉन्फिडेंस नहीं आता। एक्चुअली लॉ को बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, थोड़ा ढंग से समझें तो तब आपको लगे एक्चुअली लॉ क्या चीज है, ठीक है? एनीवे, तो ये सारे प्रिंसिपल्स और रूल के लॉ को इंटरप्रेट करने के, स्टैट्यूट्स को एक्ट्स को इंटरप्रेट करने के क्या प्रिंसिपल्स और रूल, और उन्हीं रूल्स और प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके लेजिस्लेचर ने बनाया है, और आपको भी वही अप्लाई करके समझना है, वही अप्लाई करके आपको समझना है। एंड उस पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अच्छा, जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 के जस्ट ब्रीफ में आपको दे रहा हूं कि टॉपिक क्या है, आपको आइडिया लग जाए कि अदर लॉज में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। जनरल क्लॉजेज एक्ट एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, एंड इसमें क्या दे रखा है मैं आपको बता दूं। इसमें सिंपली कुछ डेफिनेशन दे रखी है और कुछ सिद्धांत भी दे रखे हैं। कुछ यहां भी कुछ सिद्धांत दे रखे रिगार्डिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, यहां भी इस टॉपिक में भी है, कुछ यहां भी है, ठीक है? अच्छा, कुछ यहां पर डेफिनेशंस भी है, उन डेफिनेशन का क्या यूज है जो यहां डेफिनेशन दे रखी है। जैसे अगर कोई टर्म, कोई एक्सप्रेशन, ये तो बड़े इंपॉर्टेंट लॉज है, कई लोग इनको पता नहीं, और इनका इस्तेमाल हर लॉ में आ जाता है।
आप कोई भी लॉ पढ़ लीजिए, ये दोनों टॉपिक ऐसे हैं जो आपको ये खास करके 2 और 3 कहीं भी आप कोई भी लॉ पढ़ लीजिए, उसका इसका एप्लीकेशन वहां आ जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, कई इसमें कुछ ऐसी डेफिनेशंस हैं, अगर कोई टर्म और एक्सप्रेशन किसी लॉ में यूज हो रहा है, किसी एक्ट में यूज हो रहा है, बट उसकी डेफिनेशन वहां नहीं दे रखी, अगर वहां डेफिनेशन दे रखी है तो वही हम यूज करेंगे। लेकिन अगर उसकी डेफिनेशन वहां नहीं दे, यूज तो हो रहा है वर्ड, लेकिन उसकी डेफिनेशन नहीं दे रखी, मैं भी एग्जांपल भी दूंगा। और अगर वो डेफिनेशन यहां दे रखी है, किसमें? जनरल क्लॉज एक्ट में, तो यहां वाली डेफिनेशन वहां यूज होगी। समझ रहे? यहां वाली डेफिनेशन वहां यूज होगी। तो इसका मतलब क्या? इसका एप्लीकेशन भी डिफरेंट लॉज में आ जाता है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, एक लॉ है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन एक एक्ट है, उसका नाम है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। अच्छा, आप सबने सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 फाउंडेशन में पढ़ा है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट का क्या नेचर है? व्हाट इज द नेचर ऑफ दैट लॉ? वो किस चीज से रिलेटेड लॉ है? गुड्स से रिलेटेड। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, इट रेगुलेट्स विच कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स पढ़ा ना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, स्टार्टिंग में पढ़ते हैं सेक्शन 4 डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। अच्छा, गुड्स का मतलब क्या? मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। जैसे सेल ऑफ गुड्स एक्ट इज अ जनरल लॉ रिलेटिंग टू द मूवेबल प्रॉपर्टी, वैसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इज जनरल लॉ रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये दोनों एकदम अपोजिट है, वो मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड लॉ है, ये ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। इसका शॉर्ट फॉर्म बड़ा इंटरेस्टिंग है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, टोपा, हम शॉर्ट बोलते हैं टोपा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, बड़ा इंटरेस्टिंग से शॉर्ट फॉर्म है। अच्छा, उस एक्ट के अंदर क्योंकि पूरा का पूरा एक्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो हर जगह इमूवेबल प्रॉपर्टी टर्म यूज होता है वहां पे। अच्छा, देखिए कितनी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, पूरा एक्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए बना हुआ है, और इसका तो क्या एक्ट में इमूवेबल प्रॉपर्टी टर्म क्या हर जगह यूज हुआ होगा? ये सुनो, जो पूरा एक्ट ही उसके लिए बना हुआ, तो ऑब्वियसली अब जब कंपनीज एक्ट है उसमें कंपनी वर्ड नहीं आएगा क्या? आएगा ना, ऑब्वियस सी बात है। तो क्या ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में इमूवेबल प्रॉपर्टी टर्म क्या पूरा एक्ट में बार बार यूज हुआ होगा? ये सुनो, नंबर ऑफ टाइम। लेकिन अनफॉर्चुनेट चीज है कि उसकी डेफिनेशन नहीं दे रखी वहां पे, मतलब वो है, वो लॉ से रिलेटेड हर जगह उसका इस्तेमाल हुआ है, हर सेक्शन में बाय एंड लार्ज, लेकिन उसकी डेफिनेशन नहीं दे रखी। लेकिन वो डेफिनेशन यहां दे रखी है इमूवेबल प्रॉपर्टी की, तो कैन आई टेक द हेल्प ऑफ दिस डेफिनेशन गिवन इन जनरल क्लॉज। अब देखो, पढ़ रहे हैं ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, इसको यूज करना पड़ रहा है। लेकिन अगर वहां भी डेफिनेशन दी होती, और यहां तो दी भी है, ठीक है, यहां पर हर चीज डिफाइंड है, कुछ टर्म डिफाइंड है, ठीक है, तो और दोनों का डेफिनेशन डिफरेंट है, तो हम ये यूज नहीं करेंगे, फिर तो उसी के यूज करेंगे, वो स्पेसिफिकली उसी के लिए दे रखा है। ये ना जनरल, ये जनरल डेफिनेशन है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर स्पेसिफिकली आपके एक्ट में जहां पे वो टर्म यूज होता है कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है, तो यूज द जनरल वन, ठीक है। अगर दोनों जगह वहां भी डेफिनेशन होती है और यहां भी डेफिनेशन है इमूवेबल प्रॉपर्टी की, और दोनों डिफरेंट है, तो फिर हम वही वाली फॉलो करते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि वहां है नहीं, तो इसका यूज क्या? एक तो ये यूज है कि साहब, इफ एनी टर्म एक्सप्रेशन यूज इन एनी एक्ट बट नॉट डिफाइंड देयर, यूज तो रहा बट डिफाइंड है वहां पे, एंड इफ इट डिफाइंड हियर वी कैन टेक द हेल्प ऑफ द डेफिनेशन। क्या उस एंगल से ये लॉ बार बार हर जगह यूज हो जाता है? ये सुनो, एक और छोटा सा एग्जांपल देता हूं। सॉरी, अपने जैसे हम नॉर्मली कोई लैंग्वेज लिखते हैं या लॉ में भी आता है या हम बोलते हैं, तो क्या ज्यादातर मैस्कुलिन जेंडर को इस्तेमाल ही ऐसे बोलते हैं ज्यादातर, लेकिन लॉ में भी आपको ज्यादातर आपको ही टर्म ज्यादा यूज होता है। तो डज इट मीन दैट कि इट इज ओनली फॉर द मैस्कुलिन जेंडर? लेकिन तो खाली ही बोल रहा है, तो कल के दिन सवाल उठ सकता है इंटरप्रिटेशन में, यहां तो फीमेल कवर्ड ही नहीं है। तो इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जनरल क्लॉज एक्ट में एक प्रिंसिपल दे रखा है, सिद्धांत दे रखा है कि ही इंक्लूड शी एंड शी इंक्लूड सी। मतलब क्या हुआ? कहीं ही रेफर किया हो, इसका मतलब इंप्लाइड है कि उसमें शी भी इंक्लूडेड है, और ये भी एक प्रिंसिपल दे रखा है यहाँ पे। अब जिसको ये बात नहीं पता, तो क्या जनरल क्लॉज एक्ट का इस्तेमाल हर जगह हो रहा है? कोई सवाल उठा दे कि सर यहाँ तो इस एक्ट में खाली ही लिखा हो, इसका तो फीमेल कवर्ड नहीं है, बट क्या वो कवर्ड है या नहीं है? विद द हेल्प ऑफ जनरल क्लॉज एक्ट हमें पता लग रहा है। अच्छा, इसमें लिखा हो सिंगुलर इंक्लूड्स प्लूरल एंड प्लूरल इंक्लूड सिंगुलर। जैसे कहीं लिखा हुआ शेयर होल्डर ऑफ ए कंपनी, तो शेयर होल्डर ऑफ ए कंपनी, शेयर होल्डर इज ए सिंगुलर टर्म, मेंबर ऑफ ए कंपनी सिंगुलर, लेकिन इसका मतलब वो खाली सिंगुलर की बात नहीं कर रहा, वो प्लूरल की बात कर रहा है। इसका शेयर होल्डर भी हो सकता है, शेयर होल्डर्स भी हो सकते हैं, मेंबर भी हो सकता है, मेंबर, और मेंबर्स लिखा हो तो क्या हुआ? मेंबर्स भी हो सकते हैं और मेंबर भी हो सकते हैं। आप में से आप लोगों ने कितने बच्चों ने सेक्शन 100 पढ़ा है, कॉलिंग ऑफ ईजीएम ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ मेंबर्स? नहीं पढ़ा कि सब मेंबर्स की रिक्वेस्ट पे कंपनी के बोर्ड डायरेक्टर, एक तो नॉर्मली जनरल मीटिंग तो बोर्ड बुलाता है,
लेकिन एक मेंबर्स भी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं टू कॉल द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ठीक है। एंड सेक्शन 100 में दे रखा है। मैं कोई इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, वहां पे लिखा हुआ कि जो मेंबर्स रिक्वेस्ट डालेंगे सब ईजीएम बुलवाओ। उसमें लिखा हुआ है जो मेंबर्स रिक्वेस्ट डालेंगे, मेंबर्स ध्यान सुना, मस्ट होल्ड एटलीस्ट 1/10 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। कंपनी की जो टोटल वोटिंग पावर है, जो मेंबर्स रिक्वेस्ट डाल रहे हैं उनके पास कम से कम 1/10 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर होनी चाहिए। अच्छा, वोटिंग पावर किससे कनेक्टेड है? इक्विटी कैपिटल से। होल्डिंग सब्सिडी में पढ़ते ना, किससे? प्रेफरेंस शेयर पे क्या वोटिंग राइट होता है? नहीं। इसका मतलब इक्विटी। तो कंपनी की टोटल जितनी पेड अप इक्विटी कैपिटल है, अगर उसका 10% या उससे ज्यादा जिसके पास है, क्या वो रिक्वेस्ट डाल सकता है टू कॉल द ईजीएम? डाल सकता है। तो क्या वो एक मेंबर भी हो सकता है? हाँ, है ना? कोई जरूरी नहीं कि मल्टीपल मेंबर हो सकता है एक से ज्यादा भी हो। सब मिलके उनका जितनी इक्विटी कैपिटल है, दैट इज 10% और मोर ऑफ द टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल ऑफ द कंपनी। ये सुनो, इट मीन वो एक मेंबर भी हो सकता है और एक से ज्यादा। हमें नंबर ऑफ मेंबर से मतलब नहीं है, बस ये मतलब है कि जितने लोग भी रिक्वेस्ट डालें, चाहे एक या एक से ज्यादा, फॉर कॉलिंग द ईजीएम, उनके पास कम से कम 1/10 ऑफ द पेड अप इक्विटी कैपिटल ऑफ द कंपनी होनी चाहिए। ये सुनो। अच्छा, वहां लैंग्वेज लिखा हुआ है मेंबर्स, सुनिए ध्यान से। अच्छा, प्राइमा फेसी मतलब ऑन द फेस ऑफ इट, देख क्या लग रहा है? प्लूरल, ठीक है। लेकिन क्या आपको जनरल क्लॉजेज एक्ट के हिसाब से क्या वो मेंबर भी हो सकता है? कोई लिखा हुआ सिंगुलर इंक्लूड प्लूरल, प्लूरल इंक्लूड सिंगुलर, ये सिद्धांत दे रखे इन्होंने। इसका बताओ क्या वो एक मेंबर भी हो सकता है? यस। तो इसलिए हम उसको अप्लाई करके हम बोलते हैं कि साहब वो एक मेंबर भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओनली थिंग इज जो भी रिक्वेस्ट डाल रहे हैं फॉर कॉलिंग द ईजीएम टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ईजीएम बुलवाइए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलवाइए, उनके पास कम से कम 1/10 द टोटल वोटिंग पावर होना चाहिए। क्लियर? चाहे वो एक मेंबर हो चाहे एक से ज्यादा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कई टीचर्स कंपनी लो पढ़ाते हैं, मैं क्रिटिसाइज के बच्चों ना, मैं कुछ बोलता हूं सर दूसरों को बहुत क्रिटिसाइज, अरे भाई वो गलत पढ़ा रहे, मैं क्या करूं? उतनी उनको समझ ही नहीं। वो क्या एक लॉ पढ़ाते दूसरे लॉ से उनको मतलब ही नहीं है। ऐसा नहीं होता बेटा, चीजें एक दूसरे से रिलेट होकर इंटरप्रिटेशन, लॉ इंटरप्रिटेशन इतना आसान काम होता ना, तो बड़े बड़े वकीलों को लाखों रुपए लोग ऐसे फीस नहीं देते। सुना होगा बड़े बड़े वकीलों की फीस कितनी होती है? क्यों लोग देते हैं? कि जो टेक्निकलिटी हर आदमी को समझ आ जाए तो फिर। अच्छा, इजी काम के ज्यादा पैसे मिलते हैं डिफिकल्ट काम के? तब डिफिकल्ट चीज है, इट्स नॉट इजी टास्क। हर आदमी मुंह उठा के मैं लॉ पढ़ा दूंगा, ठीक है, वो क्या पढ़ा रहे मुझे पता है, सब गलत सलत पढ़ाते हैं, ठीक है। और लॉ के नाम पे क्या हंसी मजाक गप्पे इधर उधर की बातें फालतू, ठीक है। जो एक्चुअल बात है वो तो गायब हो जाती है। और वो उससे लॉ नहीं आने वाले, उससे क्या होता है, कहानी सुन रहे हैं आप। तो ठीक, एक तो ना किसी बच्चे के मन में बैठ जाए कि मुझे कहानी से काम चला, मुझे तो किसी से पास खाली होना है, मुझे बाकी मतलब नहीं है, तो एक अलग अप्रोच है। एक होता है मुझे लॉ को सही में समझना है, और बड़ा मैटर करता है। मैं बताऊं तो सीए के साथ भी अगर सीए में फाइनेंस अकाउंटेंसी आपका बड़ा मेन सब्जेक्ट है, टैक्सेशन मेन सब्जेक्ट है, फाइनेंस मेन सब्जेक्ट, नो डाउट। लेकिन साथ में अगर लॉ भी आपका स्ट्रांग है तो आप और सीए से जिनका लॉ वीक है, आप बहुत आगे निकल जाएंगे। टैक्स भी तो सारा लॉ ही है, इनकम टैक्स एक्ट, सारे लॉ ही, जीएसटी लॉ ही तो है सारे। लॉ ही नहीं पढ़ना आता, क्वेश्चन सॉल्व करने जैसे ही। अच्छा बताइए, जो सीए बन के जो नॉर्मली जो रिटर्न्स विटर्न्स फाइल करते हैं, क्या ये एप्लीकेशन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट है कि भाई ऐसे रिटर्न्स फाइल होगी, ऐसे टैक्स कैलकुलेशन, यही है ना? अच्छा, कोई डिस्प्यूट हो जाए किसी क्लाइंट के केस में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलते हैं कि जी आपने सही ढंग से टैक्स नहीं पे किया है, और मैटर मान लीजिए इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल में चले, सुना तो इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल, वहां चल जाए, क्या वहां पे जगह आर्गूमेंट्स करनी पड़ेगी अपने क्लाइंट के फेवर में कि साहब मेरे क्लाइंट ने गलत नहीं किया, तो क्या करना पड़ेगा? वहां कैलकुलेशन करके दिखाओ, या यू हैव टू इंटरप्रेट द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट? इंटरप्रेट करोगे तो इसका तो अल्टीमेट फिर वही कहानी है। लोग ये सब चीज समझाते ही नहीं है। बच्चों के दिमाग में क्या बिठा रखा है, लॉ तो ऐसे रटने की कोई चीज होती है, ऐसे थोड़ी होता है यार। और एक चीज बताओ, रिटर्न्स फाइल करने के ज्यादा पैसे मिलते होंगे या इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल में जाके आप आर्ग्यू करते हो, केस जितवा दो, किसमें फीस ज्यादा मिलती होगी? तो ये सब चीजें को बता, क्वेश्चन सॉल्व कर लो। क्वेश्चन सॉल्व क्लर्क बन रहे भाई। आजकल कौन आईटीआर फाइटी, आजकल आईटीआर सबके सॉफ्टवेयर आते हैं। और आपको बोलो, अब तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऐसे जो फॉर्मेट इंट्रोड्यूस कर दिए हैं जिसके अंदर आप खाली बेसिक इंफॉर्मेशन डाल दो कि वो अपने आप, और आजकल तो सब कुछ अपने आप आईटीआर रेडी होकर आ जाती है। तो ये प्रोसीजरल चीजें हैं। मेन दिमाग कहां लगाना है कि जो आज तक सुना है कोई लॉ इंटरप्रेट करने कोई सॉफ्टवेयर आ गया हो? हैव यू हर्ड कि कोई ऐसा सॉफ्टवेयर आ गया हो लॉ को इंटरप्रेट कर दे? सुना है? नहीं ना? तो वो नहीं हो सकता।
तो वहां दिमाग लगाइए जहां मशीन आपको रिप्लेस नहीं कर सकती। अरे जहां जहां इंसानों को मशीन रिप्लेस कर रही है, क्या वहां पे आपको कोई इंसान रख के राजी है क्या? रख के राजी है नहीं। क्यों? इंसान की कॉस्ट बहुत है, उसको अच्छी सैलरी देनी पड़ती है, 50 बेनिफिट देने पड़ते हैं, कभी बीमार पड़ेगा, छुट्टियां हैं, HRA है, फलाना डिगना, 50 तरह की चीज होती है। लेकिन मशीन की क्या था, वन टाइम। आपको सुना इंडिया में, इंडिया के दिल्ली के आसपास वो है ना, जो थोड़े से आउटर दिल्ली में जाएंगे, जो इंडस्ट्रियल एरियाज वगैरह हैं, छोटी छोटी फैक्ट्री लगी हुई है, सुना कई सारी फैक्ट्री में वो एक वर्कर नहीं, सारा रोबोट से काम करा रहा है। सुना आपने बात? रोबोट से काम करा रहे, फैक्ट्री में एक वर्कर नहीं है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, तो रोबोट्स ऑब्वियसली महंगा पड़ेगा, लेकिन क्या रेगुलर सैलरी खत्म है ना? रोबोट सैलरी मांगेगा क्या? तो रेगुलर पता क्या, वन टाइम कैपिटल एक्सपेंडिचर, अकाउंट पढ़ते हो ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर हेवी हो गया, उसको आप अमोर्टाइज करेंगे ओवर अ पीरियड टाइम, पढ़ते हो ना अकाउंट में, ठीक है, उसको ओवर अ पीरियड टाइम, ठीक है। लेकिन आपका रेगुलर रिकरिंग खर्चा कितना कम हो गया? अच्छा, दूसरा, वर्कर होते हैं उनकी नेतागिरी अलग होती है ना, छुट्टी चाहिए, फलाना चाहिए, ज्यादा मुझे स्ट्राइक कर देंगे। यहां क्या है, कोई लेट आ रहा है, कोई फलाना है, कोई डिगना है, कोई बीमार पड़ गया। रोबोट में क्या है, और 100% एक्यूरेसी से काम होता है। इंसान के 100% एक्यूरेसी से काम करता है क्या? कोई करेगा, कोई कम करेगा, कोई ज्यादा, सबकी एफिशिएंसी लेवल अलग है। लेकिन वो तो मशीन है, वो तो आपको 100 सारे एक ही एफिशिएंसी काम कर रहे हैं, तो आउटपुट बेटर। तो बहुत सारी फैक्ट्री जैसे इंडिया में, ये दिल्ली के आसपास बता रहा हूँ, आई नो लॉट ऑफ पीपल, तो हमारी फैक्ट्री में एक वर्कर नहीं है। तो क्या हुआ, मशीन ने क्या किसको रिप्लेस कर दिया? इंसान को। तो मैं हमेशा कहता हूं, काम वो करो जहां मशीन आपको रिप्लेस नहीं कर सकती है, और आप वो काम करेंगे ना, ये आईटीआर फाइटीआर भरने वाले। अगर टैली ने क्या है, आपको सब जनरल एंट्री, लेजर फेजर, सब टैली ने सब खत्म कर दिया है। आजकल कौन सीए बन के इसे करते हैं? टैली के अंदर जनरल नरेशन पढ़ते हो ना, जनरल एंट्री के साथ जो नरेशन होता है, उन जनरल नरेशन डालिए, सब जनरल एंट्री होती है, लेजर बनता है, लेजर पोस्टिंग होती है, ट्रायल बैलेंस, सीधा पीएनएल अकाउंट बैलेंस सब बन जाता है। आपको मेन क्या है, एनालाइज करना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके सामने हो, बैलेंस शीट, उसका एनालिसिस, कि एक कंपनी की अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट सामने रखिए, तो उसको देख के आप बताएं कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है, वीक है। अच्छा, कोई इन्वेस्टर है, उस कंपनी में पैसा लगाना चाहता है, आपको हायर करता है कि आप मुझे बताओ इस कंपनी में पैसा लगाना ठीक है कि नहीं, तो आप कैसे एनालाइज करोगे? उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के विजन वो आना चाहिए, वो कोई सॉफ्टवेयर नहीं कर सकता। लेकिन होता क्या है, बच्चा खाली क्वेश्चन ही सॉल्व करता रहता है, ये सब कुछ सिखाता नहीं। लेकिन उसको समझना चाहिए कि फ्यूचर क्या है। फ्यूचर टेक्नोलॉजी में रूटीन काम की जगह ही खत्म हो जाएगी, वो सब टेक्नोलॉजी करेगी। रूटीन काम धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, और जो सीए खाली रूटीन काम में फंसे हुए, तो धीरे धीरे उनके क्लाइंट ही नहीं है, काम ही नहीं है, खाली बैठे हैं। जो टेक्निकल थोड़ा जा रहे हैं, जैसे इंटरप्रिटेशन, ये सब, वो लोग सर्वाइव कर रहे हैं। मजा भी उसी में, फीस भी उसी में, मस्ती, मतलब उसी में लगेगी, आपको रिस्पेक्ट भी मिलती है, तो उसमें है उसमें। अच्छा, एक तो इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल में प्रैक्टिस करने वाले सीए ज्यादा होंगे या बहुत कम है? बहुत कम है, जाके देख लेना फील्ड में। जितने सीए प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें 80% ज्यादा सीए इनकम टैक्स में जाते ही नहीं है, वो खाली रूटीन रिटर्न फिटर्न पे ऐसे करते रहते हैं। तो वहां भीड़ भी, ऐसा जहां भीड़ नहीं होती, कंपटीशन कम है, कंपटीशन कम है, तो क्या हुआ, पैसे अपने हिसाब से सारे मतलब आप, यू आर इन ए डिक्टेटिंग टर्म्स, सामने वाला आपके हिसाब से चलता है। लेकिन जहां मारा मारी ज्यादा है, कॉम्पिटिशन, वहां क्या होता है जी, आप 5,000 मांग रहे हैं रिटर्न फाइल करने के, सामने वाला 3,000 में करने तैयार है। दुनिया कर रही हुई काम। तो मेरे कहने समझाने का मतलब कि इन चीजों में तो फोकस ज्यादा बढ़ाओ, तो आपको फायदा मिलेगा लॉन्ग टर्म में, ठीक है। एनीवे, तो जनरल क्लॉजेज एक्ट, अब मैं बोला कंपनी लोग टीचर, देखो ना, मेंबर्स होल्डिंग एटलीस्ट 1, क्या पता क्या बोलते हैं, अब उनको ये सब की जानकारी नहीं है, और अब 20-20, 22, 25 साल से कंपनी लोग पढ़ा रहे हैं, क्या बोलते हैं, या मेंबर्स लिखा हो, कम से कम 2 तो होने चाहिए। क्या वो मिस्टेक क्या कर रहे हैं, खाली मेंबर्स वर्ड को इंटरप्रेट कर रहे हैं, एंड दे आर मिसिंग द प्रोविजंस ऑफ दिस लॉ, जिसके अंदर ये प्रिंसिपल दे रखा है, सिंगुलर इंक्लूड्स प्लूरल एंड प्लूरल इंक्लूड सिंगुलर। तो क्या ये लॉज बड़े, इसको साथ में ऐड करके इंटरप्रेट करें, क्या मीनिंग है, इट कैन बी अ सिंगल मेंबर, इट कैन बी मल्टीपल मेंबर, ओनली थिंग इज दैट उसके बाद जो भी अप्लाई कर रहे हैं फॉर कॉलिंग द ईजीएम, दे मस्ट बी होल्डिंग एटलीस्ट 1/10 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। लेकिन अगर इसकी जानकारी नहीं है तो देखो गलत कर रहे हैं। अब मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं आपको समझ आए कि सर व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ दिस लॉज, एग्जैक्टली इसीलिए आपके सिलेबस में रखा गया सब चीजें। एक्चुअली आजकल पढ़ाई कैसे हो रही है, कुछ ये सब कोई नहीं बताता, पता है, इसमें बेटा ये है 10 नंबर का इसमें से आता है, ठीक है, एक 4 नंबर क्वेश्चन आएगा, एक 4 नंबर का, एक 2 नंबर का, तो उसका कैसे जुगाड़ बिठाया जाए कि वो आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। गलत बोल रहा हूं क्या? ज्यादातर ऐसे पढ़ा रहे लोग,
उनको कोई मतलब नहीं क्यों टॉपिक रखे गए हैं, इसकी क्या रेलेवेंस है, क्या इसका यूज है, बस वो एग्जाम में कितने नंबर का, अरे वो तो हम भी पढ़ाएंगे, ठीक है, बट पहले समझो तो सही टॉपिक किस लिए रखे गए हैं, इसका क्या यूज है। अच्छा ये चीज आपने समझ ली, अब क्या आप कोई भी लॉ पढ़ोगे तो आपको लगेगा साहब इसका मैं इस्तेमाल करूं, इसका मैं इस्तेमाल करूं, तो आपकी इंटरप्रिटेशन बेटर हो जाएगी। एनीवे, लास्ट इन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स 1881। आप सब ने सुना होगा प्रोमिसरी नोट, आई थिंक अकाउंट्स में एक चैप्टर भी आता है प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज का सब आता है ना आपका, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, ये सब, ठीक है, ये सब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स है। चेक इज ऑल्सो काइंड ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक इज ऑल्सो पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, स्पेसिफिक काइंड ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, तो जब टॉपिक पढ़ेंगे तो सब बताऊंगा। तो निगोशिएबल, ये सब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स है। तो इससे रिलेटेड क्या लॉज हैं, प्रोविजंस हैं, वो सब इस एक्ट में, बिकॉज ये टॉपिक का नाम क्या है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। दीज आर नथिंग ऑल निगोशिएबल, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, ये भी बिल ऑफ एक्सचेंज है, स्पेसिफिक बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। एंड ये सब एक्चुअली ब्रॉडली इन सबको इकट्ठा बोले क्या बोलेंगे, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। तो इनको रेगुलेट करने के लिए इससे क्या प्रोविजंस हैं, प्रोमिसरी नोट की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज से क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या फीचर्स है, थोड़ा बहुत आपने अकाउंट्स पढ़ा हुआ था, टीचर्स ने बताया होगा, इसके डायग्राम वगैरह बना के भी दिखाया होगा, सब ऐसा होता है। अच्छा प्रोमिसरी नोट में तो एक प्रोमिसर होता है, एक प्रोमिसरी होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज में एक ड्रॉअर होता है, एक ड्रॉई होता है, ठीक है, इस तरह की आप चीज पढ़ते हैं वहां पे, ठीक है। तो इस तरह की वो सारे इससे रिलेटेड सारे प्रोविजन इस एक्ट में रहेगा, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1880। अब ये जब पढ़ोगे ना उसके बाद आप अकाउंट्स का वो चैप्टर पढ़ोगे जो, तो आपको वो चैप्टर और क्योंकि वहां तो अकाउंट्स के साथ थोड़ा सा बताया हुआ, वो लॉ इतना थोड़ी बताएंगे, ठीक है, लेकिन ये पढ़ने के बाद फिर आप वो चैप्टर करो अकाउंट्स, वहां भी फायदा आपको मिलेगा, क्लैरिटी ज्यादा आएगी एग्जैक्टली क्या हो रहा है। इज दैट क्लियर? तो ये मैंने थोड़ा आपको सिलेबस बताया कि साहब अदर लॉ जो है 40 नंबर का है, इसमें 4 टॉपिक है। आज मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 स्टार्ट कर रहा हूं, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 क्योंकि फाउंडेशन में भी आपने पढ़ा, तो मैं थोड़ा पहले ये समझा दूं कि साहब हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? क्लियर है? एक बार ये पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट खत्म करेंगे जितना आपका इंटर में सी इंटर में सिलेबस में, उसके बाद हम सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, इस तरीके से चलेंगे, ठीक है। देखो मैं जब बताता हूं मेरा पर्पस किसी टीचर को क्रिटिसाइज करना नहीं, लेकिन मुझे इस बात से बहुत तकलीफ है कि साहब टीचर्स जब बच्चे को, बच्चा तो बच्चा है, आपकी एज में हम भी थे तो हम भी लड़कपन होता है कि बच्चों को मौज मस्ती इधर उधर, तो आपकी उम्र में हम भी थे तो हम भी जैसे आज सोचते वैसे थोड़ी सोचते थे, सोच में फर्क आता ना एज के साथ, वो सबको फर्क होता है। अपने पेरेंट्स जो बोलते होंगे यार हम भी कहना कई बार गलतियां करते हैं, लेकिन अब मैच्योरिटी, अब हम ऐसी गलतियां नहीं करते। आई एम ऑलमोस्ट द एज ऑफ योर पेरेंट्स, ठीक है। आप लोग कितनी एज होगी मेरे हिसाब से? 18, 19, 20 यही होगी ना, 19, 20, ठीक है। आई एम अप्रोचिंग 50, मे भी आपको हो सकता है कुछ आपके पेरेंट्स मेरे से छोटे होंगे, ठीक है। मतलब नेक्स्ट ईयर आई एम गोइंग टू, आई एम 73 बॉर्न, ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर आई एम गोइंग टू 50। तो मतलब बच्चा तो गलती करेगा ही, उसकी उम्र है, नहीं बोलते साहब बच्चे हैं अभी समझ नहीं है, दुनियादारी समझ नहीं है, ठीक है, लेकिन बच्चों का जब टीचर भी मिल जाए और वो भी गलत चीज सिखाएं, ये मुझे बड़ा खराब लगता है। भाई बच्चे तो बच्चे हैं, उनको कम, पेरेंट्स और टीचर का एक काम होता है कि बच्चे को सही रास्ता दिखाएं, वो माने नहीं माने उसकी मर्जी है, एटलीस्ट हम तो अपना फर्ज पूरा करें और हम भी उसके साथ लग जाए। वो मस्ती चाह रहा, हम भी मस्ती करने शुरू करें, वो गलत रास्ते, हम भी उसे गलत रास्ते पे ले जाए, ये तो गलत बात है। ये बात से मुझे सख्त, मतलब अंदर से ज्यादा मेरा सख्त नफरत है इसी। इसका मतलब हम चीटिंग कर रहे हैं, ठीक है, हम चीटिंग कर रहे हैं। अच्छा कई बार आप कुछ चीज पे अड़ जाएं और आपके पेरेंट्स भी आपको गलत से न रोके, बोला हाँ चल तू जो कर रहा है ठीक है। अच्छा बाद में कोई प्रॉब्लम आती है, आप अपने पेरेंट्स को नहीं बोल देते, आप तो रोक लेते, मुझे समझ नहीं थी, मेरे में बचपना था, ठीक है, आप तो रोक लेते। तो ये बस सेम चीज टीचर्स पे भी लागू होता है। लेकिन मैंने देखा आजकल टीचर ही बच्चों के साथ लगे हुए हैं, वो जो चाहे वो बच्चे के लिए सही हो चाहे नहीं, उसे मतलब वो जो चाहे सब वैसे ही करते रहते। एनीवे देखिए, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इसको, इसमें टोटल 11 चैप्टर्स हैं कंटेनिंग 266 सेक्शंस। थोड़ा मैं इसका स्ट्रक्चर बता दूं। जैसे कंपनीज एक्ट 2013 में 29 चैप्टर्स है, यहां पे कहते हैं 11 चैप्टर्स। वहां 470 सेक्शन में 470, यहां कहते हैं 266 सेक्शंस। क्लियर? इसको हम 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। तो हंसी मजाक हम भी करेंगे, लेकिन ये नहीं कि हंसी मजाक का मतलब सब्जेक्ट का सत्यानाश कर दें, ये कभी नहीं करना।
और आजकल के सब्जेक्ट मतलब हंसी मजाक के बीच में सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है। ये सब्जेक्ट पढ़ाने के बीच में हंसी मजाक होना चाहिए, आप बताओ क्या होना चाहिए? मेन क्लास में हंसी मजाक करने आओ, पढ़ने आओ। हाँ, बीच में थोड़ी बहुत हंसी मजाक हो सकती है, लेकिन हंसी मजाक इतनी ज्यादा हो रही है कि लग रहा है सब्जेक्ट बीच में भी थोड़ा बहुत पढ़ा था, बाकी हंसी मजाक ही हो रही है। ये हो रहा है आज के दिन, तो ज्यादातर लोग यही कर रहे हैं। देखिए 4 हिस्सों में उन्हें डिवाइड किया। ये क्या चीजें? पहला चैप्टर्स 1 to 6 रोमन में नंबरिंग है, जैसे कंपनी एक्ट में रोमन में नंबरिंग है वैसे ही चैप्टर्स, पहले 6 चैप्टर। इनमें सेक्शंस हैं आपके 1 to 75, 1 से 75 तक। एंड इसमें जो कह सकते हैं चैप्टर्स 1 to 6 में जो चीज है वो दे आर रिलेटिंग टू जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये आपने फाउंडेशन में पढ़ा है। फाउंडेशन का आपका सिलेबस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट यही था, पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट सिलेबस में था, सेक्शन 1 to 75 जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये ऑलरेडी आपने फाउंडेशन में पढ़ लिया, तो यहां हम ये बात नहीं करेंगे, इसका रेफरेंस आता रहेगा बीच में, लेकिन ऐसा हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट इज दैट इज द चैप्टर नंबर 7। इसके जो सेक्शंस हैं 76 to 123, इसके आगे इस 6 तक था ये चैप्टर 7, 76 to 123। ये सारे सेक्शंस ओमिट हो चुके हैं, ओमिटेड। नंबरिंग थी लेकिन अभी अब कुछ नहीं, इसमें खाली नंबरिंग, कंटेंट्स खत्म हो चुके हैं। क्या किया गया था ये मैं रीजन समझा देता हूं, शायद आपको फाउंडेशन में भी शायद आपने पढ़ा इसके बारे में, तो बताएगा इसमें क्या, इसका क्या इफेक्ट है? ये ओमिट होकर क्या हुआ? हाँ, गुड गुड, हर्षित ठीक बोल रहा है, गुड गुड गुड, दैट्स अ करेक्ट आंसर, हर्षित ठीक बोल रहे हैं। एक्चुअली क्या, अच्छा, जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट डील्स विद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, और कोई भी कॉन्ट्रैक्ट उसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट तो लगेगा। तो एक्चुअली लॉ मेकर्स को लगा कि सब सेल ऑफ गुड्स है, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स है उसके प्रोविजन इतने ज्यादा डिटेल्ड हैं, तो रादर देन हैविंग द प्रोविजंस फॉर दैट इन द सेम एक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, हमें एक सेपरेट एक्ट बनाना चाहिए। इसलिए ये सारे सेक्शन उससे रिलेटेड थे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। इन सारे सेक्शन को अमोट कर दिया उसकी, और ये जो प्रोविजन थे उसको एक नए एक्ट में इनकॉर्पोरेट कर दिया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। अब तुम वैसे ईयर भी देखो, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, इंडियन को 1872, ये बाद में बना है, तो कुछ सालों तक तो उसी एक्ट में था, उसके प्रोविजन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स से रिलेटेड, लेकिन बाद में क्या एक सेपरेट एक्ट बना दिया। क्या ये भी आप फाउंडेशन में पढ़ चुके हैं? ठीक है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, ये भी आप फाउंडेशन में पढ़ चुके हैं। इसका तो ये सेक्शन ओमिट हो गया, इसकी जगह किसने ली? नया एक्ट ने ले ली, एंड दैट इज सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, जो आपने फाउंडेशन में पहले पढ़ लिया। ठीक है, फिर आपका चैप्टर्स 8, 9 एंड 10 एक साथ हम ले रहे हैं। इसमें सेक्शंस 124 to 238, 124 to 238, 124 से लेकर 238 तक, 124 to 238। इज दैट क्लियर? 124 to 238, ये चैप्टर 8, 9, 10, ये आपका सिलेबस यहां पे है, ये आप हम पढ़ेंगे सी इंटर में। इसके बारे में अभी डिटेल में और बात करूंगा आपको। ये आपका सिलेबस है, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट जो मैंने पहला टॉपिक था ये आपके, और इसमें भी 3 चैप्टर, चैप्टर 8, 9, 10, तो इसको भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो इफेक्टिवली आपके सिलेबस में क्या टॉपिक 6 हो जाएंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसके 3 हिस्से कर देंगे, चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10, तो 3 टॉपिक ये हो गए, और फिर इंटरप्रिटेशन स्टैट्यूट्स, जनरल क्लॉजेज एक्ट एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, टोटल कितने 6 टॉपिक हो गए। ठीक है, एंड ऑलमोस्ट समझिए कि ये 3 आपका अदर लॉ, जब 40 नंबर का समझो 20 नंबर का ये, बाकी 20 नंबर का तीनों टॉपिक मिला के, तो ऑलमोस्ट 50% ऑफ द अदर लॉज जो है आपको ये चीज है। 3 चैप्टर हो गए, तो 3 तो कहने के लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन इसके भी 3 चैप्टर 8, चैप्टर 9 एंड चैप्टर 10, वो क्या है मैं बताऊंगा। ठीक है, लास्ट देखिए चैप्टर नंबर 11, टोटल बताया 11 चैप्टर्स हैं। आगे 1 to 6, 7, 8, 9, 10 जो अभी सी इंटर में,
अच्छा, चैप्टर 11 के जो सेक्शंस हैं 239 टू 266, टोटल 266 सेक्शन मैंने लिखे थे। तो आपको देखो टोटल 11 चैप्टर लिखे थे, आगे 1 to 11 आ गया, एंड सेक्शन नंबर 1 to 266 आ गया। ये भी ओमिट हो गए, और ओमिट हो गया एक नया एक्ट क्या बन गया? गुड, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अच्छा, पार्टनरशिप क्या कॉन्ट्रैक्ट है? यस, एंड हु आर द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी? पार्टनर्स। पार्टनर्स आर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। तो पार्टनरशिप इज ऑल्सो टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो बिफोर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 we had the provisions relating to partnership contract in the Indian contract itself। कहां थे? चैप्टर नंबर 11 में। लेकिन बाद में फिर वही लॉ मेकर्स को लगा कि इतने डिटेल्ड प्रोविजन एक सेपरेट एक्ट बना लेते हैं, ठीक है। इसलिए यहां के सारे प्रोविजंस जो पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड उसको ओमिट कर दिया और उसकी जगह नया एक्ट बना दिया, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 19। क्या ये भी फाउंडेशन में पढ़ चुके हैं? यस। इसका मतलब जो 4 हिस्सों में मैंने डिवाइड किया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, उसमें फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ, ये सब आप फाउंडेशन में पढ़ चुके हैं। जो ये वाला पोर्शन जो आपने फाउंडेशन में नहीं पढ़ा है वही आपके सीए इंटर में सिलेबस में। तो सब मिला दें, अगर फाउंडेशन में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट जो पढ़ा है और सेल ऑफ गुड्स एक्ट एंड इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, और साथ में जो सीए इंटर में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या कंप्लीट हो जाता है? ये सुनो, कंप्लीट हो जाता है। एंड लेकिन जो न्यू सिलेबस आ रहा है उसके अंदर सारा कुछ ही फाउंडेशन में चल जाएगा, ये भी फाउंडेशन में चला जाएगा। कंपनी लॉ हट जाएगा एंड पूरा इंटर में कंप्लीट कंपनी लॉ हो जाएगा, कंप्लीट। अभी तो आपको ना सेक्शन 1 to 148 है कंपनी एक्ट का, वो कंप्लीट आपको क्या हो जाएगा? सीए इंटर में सिर्फ पेपर का नाम ही खाली कॉर्पोरेट लॉ है, जो न्यू सिलेबस जो आपका आ रहा है, एंड उसका नाम ही खाली कॉर्पोरेट लॉ, अदर लॉ नाम ही नहीं पेपर में, ठीक है। कॉर्पोरेट लॉ तो उसमें 100% पूरा कंपनी लॉ आपका स्टार्टिंग टू एंड। आई थिंक दैट्स अ बेटर कि बच्चा एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करके लाइन तक पढ़ेगा, ठीक है। और अभी क्या थोड़े से सेक्शन वहां, और कई बार क्या होता है फाउंडेशन बच्चे ने किसी तरीके से पढ़ा, अच्छा वो कंपनी लॉ में कुछ कुछ अजीब अजीब पढ़ के आ जाता है, हम पढ़ाते हैं वो कंफ्यूज जाता है, तो एक्चुअली क्या उसको कंसेप्चुअल क्लैरिटी है नहीं। अब मैं तो जीरो लेवल अभी भी मैं पढ़ाता हूँ कंपनी लॉ जीरो लेवल। आपने जो लेक्चर देखो मैंने एकदम स्टार्टिंग से पढ़ाया, ये नहीं कि 10 सेक्शन छोड़ के आगे से पढ़ाया, मैं मान के चलता हूँ पहले से कुछ नहीं आता, कि बच्चे ने फाउंडेशन में कैसे पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा, बहुत सारी बातें होती है। इनमें देखिए जैसे फाउंडेशन में आपने कंसेप्ट पढ़ा स्टैट्यूटरी कंपनी, वो कंसेप्ट ही गलत है, होता ही नहीं कुछ इन सब। अरे जो स्टैट्यूटरी कंपनी उसको तो बोल सकते हैं जो अंडर स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, लेकिन जो आपके फाउंडेशन में कई जगह स्टैट्यूटरी कंपनी का मतलब कंपनी एक्ट वाली कंपनी लिखा हुआ है, वो गलत लिखा हुआ है। तो बहुत चीजें हैं, बहुत सारी चीजें, एक नहीं लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी, इसलिए अब जीरो लेवल स्टार्ट हुआ तो क्या होगा, कहीं पहले से कुछ पता ही नहीं कंपनी लॉ के बारे में, तो बेटर है ना ये एकदम उसको हम फ्रेश तरीके से तैयार करेंगे। एनीवे अब सीए इंटर में सिलेबस में इंडियन कॉन्टेंट में क्या है क्लियर हो गया आपको? चैप्टर कौन कौन चैप्टर? 7, 8, 9, 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शंस 124 to 238। क्लियर? ये आपका सिलेबस है और इफेक्टिवली ये 3 टॉपिक बनेंगे, वो देखिए। इसको मैं फर्दर डिवाइड कर देता हूं, चैप्टर्स 8, 9 एंड 10, सेक्शंस 124 to 238, ये था ना किसके? ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये आपके सीए इंटरव्यू सिलेबस। अब हम खाली वही बात कर रहे आपके सिलेबस में। जो चैप्टर नंबर 8 है इसके सेक्शंस हैं 124 to 147। Section 124 to 147, and it deals with contract of indemnity, INDEMNITY, and contract of guarantee। जो स्पेसिफिक टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में टॉपिक है आपका चैप्टर नंबर 8 सेक्शंस 124 to 147। कौन से कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। एक साथ इससे रखा है कि इनमें कुछ सिमिलरिटी या कुछ डिसिमिलरिटी, फिर हम कंपेयर, पहले ये पढ़ेंगे इस चैप्टर में, फिर ये पढ़ेंगे, फिर दोनों कंपेयर करेंगे, फिर दोनों को कंपेयर करें। इसलिए कुछ सिमिलर से हैं बट लॉट ऑफ डिफरेंसेस आर आल्सो देयर। ऑब्वियसली एग्जैक्टली सेम होगा तो फिर 2 तरह के कॉन्ट्रैक्ट कैसे होंगे, बट कुछ सिमिलर देखने में लगेगा बट लॉट ऑफ डिसिमिलरिटीज आर आल्सो देयर। तो हम दोनों अलग अलग पढ़ेंगे फिर दोनों को कंपेयर करेंगे। इज दैट क्लियर? जो चैप्टर 9 है
देखो, मैं टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं पूरा ये समझाता हूँ कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, हम किस दिशा में चलने जा रहे हैं। लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं पता, चलना शुरू कर दो। दिशा तो बताओ, रास्ता कौन सा पकड़ना है, कहां पहुंचना है, क्या पढ़, दिमाग में क्लैरिटी तो हो। चैप्टर नंबर 9, दैट इज सेक्शंस 148 to 181। सेक्शन जो है, एक सीक्वेंस चल रहा है, सेक्शन 148 to 181। इसमें क्या दे रखा है, इसमें भी दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। अगेन ये दो तरह के अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट है, बट लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज आर देयर एंड डिससिमिलैरिटीज आर देयर, तो हम दोनों अलग अलग पढ़ेंगे, फिर दोनों कंपेयर करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज, सेक्शंस 148 to 181, चैप्टर नंबर 9 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। लास्ट चैप्टर नंबर 10, that is sections 182 to 238। ये था ना लास्ट, ठीक है, 182 to 238। इसमें सिर्फ एक तरह कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी, प्रिंसिपल एजेंट बोलते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, सेक्शन चैप्टर नंबर 10, सेक्शंस 182 to 238। तो इफेक्टिवली देखा तो 5 तरह के कॉन्ट्रैक्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पे ओवरऑल चैप्टर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी करने लगी, एक पूरा एक टॉपिक हो, चैप्टर 7, देन चैप्टर 8, देन चैप्टर 9 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज, एंड चैप्टर 10 दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। इज दैट क्लियर? तो इफेक्टिवली आपका सिलेबस क्या हो गया अदर लॉज का, एक टॉपिक ये हो गया आपका, दूसरा टॉपिक ये हो गया, तीसरा टॉपिक ये हो गया, तीनों मिला के सब कहां से आ रहे हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872। इज दैट क्लियर? फिर चौथा टॉपिक क्या होगा, इंटरप्रिटेशन स्टैट्यूट्स, फिर जनरल क्लॉजेज एक्ट, एंड लास्ट दैट इज निगोशिएबल। देख लो आपकी बुक में इंडेक्स में क्या 6 टॉपिक दे रखे हैं, बुक के इंडेक्स में देखिए, अदर लॉज के बुक के इंडेक्स में दे रखे हैं। तो आज मैं जो इंडेक्स के हिसाब से सेकंड टॉपिक है, आपकी बुक में पहले इंटरप्रिटेशन वाला टॉपिक दे रखा है, लेकिन मैं आज स्टार्ट कैसे कर रहा हूं, वो सेपरेट है। ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ देख लो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ तीनों इंडियन कॉन्ट्रैक्ट हैं, ठीक है। पहले कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी एंड गारंटी दे रखा है, फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट इन प्लेस, एंड फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। ये तीनों इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, ये हम एक साथ पढ़ेंगे, मतलब वन बाय वन बने, पहले ये तीनों कंप्लीट करेंगे, फिर हम पढ़ेंगे इंटरप्रिटेशन स्टैट्यूट्स, फिर पढ़ेंगे जनरल क्लॉजेज एक्ट, लास्ट में पढ़ेंगे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। इज दैट क्लियर? तो ये पैटर्न समझ में आ गया, सिलेबस समझ में आया, क्या चीज है। तो अभी मैं क्या स्टार्ट करूं, आपका चैप्टर नंबर 8 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेक्शंस 124 to 147, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। सबको क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? एंड कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, कोई बात समझ नहीं है, फील फ्री टू आस्क डाउट। डरना घबराना नहीं। देखो डर, अरे एक पेशेंट डर के कोई डॉक्टर को अपनी बीमारी ठीक से बताता है क्या? इलाज सही हो पाएगा? डॉक्टर को समझ ही पूरी बात नहीं आई तो दवाई क्या लिखेगा? तो एग्जैक्टली वही है, डरना घबराना नहीं है। मैं कोई आपके जैसे, मैं भी एक ऑर्डिनरी इंसान हूं, ठीक है, आपसे थोड़ा सा ज्यादा मुझे आता है, हम भी सीख रहे हैं, आप भी सीख रहे हैं, हम भी सीख ही रहे हैं आज भी, बस आपसे थोड़ा ज्यादा आता है इसलिए हम आपको सिखा रहे हैं, इतना ही फर्क है। मैं ये नहीं बोलता कई लोगों मैं सब कुछ जानता हूं, ठीक है, कोई दुनिया में कोई सब कुछ नहीं जानता, आपसे थोड़ा ज्यादा जानता हूं इसलिए आपको बता रहा हूं। हम भी आज भी सीख रहे हैं, आप भी सीख रहे हैं, इतना ही फर्क है। तो फील फ्री टू आस्क द डाउट, ठीक है, क्लास के बीच में पूछना है, बाद में पूछना है। अब आई थिंक यू हैव माय व्हाट्सएप नंबर, नहीं है तब नोट कर लीजिए। एट 8851 8851 ठीक है, 291-095 8851-291-095। नाम मुझे पता है, को संगीत केडिया, ठीक है, वो यही नाम आएगा, ठीक है उसमें। तो आज हम टॉपिक स्टार्ट करें, दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 8।
सेक्शंस कितने 124 टू 147 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है। अच्छा, पहले हम कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी पढ़ेंगे, एक बार वो पूरा हो जाएगा फिर हम क्या पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट गारंटी, फिर दोनों कंपेयर करेंगे। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी छोटा टॉपिक है, इसमें सिर्फ इससे रिलेटेड सिर्फ दो ही सेक्शंस है, सेक्शंस 124 एंड 125, ओनली टू सेक्शंस, 124 125 बस। एंड जो कॉन्ट्रैक्ट गारंटी इससे रिलेटेड बाकी सेक्शंस है, बाकी मतलब कितना हो गया सेक्शन 126 टू 147, तो 124 से 147 टोटल बोल रहे हैं ओवरऑल टॉपिक। तो 124 125 दो सेक्शन किससे रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी, और बाकी 126 से लेकर 147 तक ये किससे रिलेटेड है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। क्लियर है सबको? अब हम स्टार्ट करें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, पहले हम बात करते हैं, चलें आगे। Contract of indemnity. First, we are going to discuss the definition of contract of indemnity. How this term contract of indemnity COI शॉर्ट में लिख दिया, ये कैसे डिफाइंड है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ये डिफाइंड इन सेक्शन 124, बताया दो सेक्शन है इससे रिलेटेड, तो सेक्शन 124 भी इसकी डेफिनेशन दे रखी है, जो पहला सेक्शन। ठीक है, हाउ इट इज डिफाइंड, देखिए लेट्स से देयर टू पर्सन ए एंड बी। कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी इज डिफाइंड लाइक दिस है, कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट है वेयर बाय वन पर्सन, लेट्स से ए, promises to save the other कौन हो गया बी। कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय वन पर्सन, लेट्स से ए, प्रोमिसेस टू सेव द अदर कौन हो गया बी। सेव द अदर फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम लॉस, अगर इसको कोई लॉस हुआ तो उस लॉस से मैं आपको बचाऊंगा। अच्छा, विच लॉस, विच इज कॉज टू बी ईदर बाय द कंडक्ट ऑफ ए, इसकी वजह से इसको लॉस हुआ, या बिकॉज ऑफ कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन। मतलब बी सफर सम लॉस बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ कंडक्ट, बिकॉज सम काइंड ऑफ एक्शन टेकन बाय एनी काइंड ऑफ मिसकंडक्ट वट एवर ऑफ ए, जिसकी वजह से अगर बी को लॉस होता है, या किसी और के कंडक्ट की वजह से बी को लॉस होता है, तो उस केस में उस लॉस को आपको ए विल सेव द बी फ्रॉम, सेव का मतलब क्या है, उस लॉस की, उस नुकसान की भरपाई मैं करूंगा, मतलब आपको नुकसान भरने की जरूरत नहीं है, मैं भरूंगा। ठीक है, व्हेन दिस काइंड ऑफ प्रॉमिस इज मेड बाय वन पर्सन टू अनदर, दैट इन अ कॉन्ट्रैक्ट, दैट कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। आई रिपीट, कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट बेयर बाय वन पर्सन, लेट्स से ए, promises to save the other person, save from what, from loss, किससे बचाएगा, लॉस से बचाएगा। कौन सा लॉस, विच इज कॉज्ड बाय द कंडक्ट ऑफ फर्स्ट पर्सन। अरे ये बी को प्रॉमिस कर रहा है, तो क्या मैं इसको प्रॉमिसर बोल सकता हूं, प्रॉमिस करने वाला कौन था, प्रॉमिसर, और जिसको प्रॉमिस करा क्या इसको प्रॉमिसी बोल सकता हूं। कैन आई कॉल द ए एज द प्रॉमिसर एंड बी एज द प्रॉमिसी। हु इज मेकिंग द प्रॉमिस टू, ए इज मेकिंग द प्रॉमिस टू बी। ठीक है, तो ए इज द प्रोमिसर एंड बी इज द प्रोमिसी। व्हाट काइंड ऑफ प्रॉमिस, कि सर इन केस यू सफर एनी लॉस, व्हाई दैट लॉस, बिकॉज हुज कंडक्ट, इधर ऑफ माई कंडक्ट और कंडक्ट ऑफ सम अदर पर्सन। अगर आपको कोई लॉस होता है, कोई नुकसान होता है, तो उस नुकसान की भरपाई मैं करूंगा। एंड इफ दिस काइंड ऑफ प्रॉमिस इज मेड बाय वन पर्सन टू द अदर अंडर कॉन्ट्रैक्ट, देन दैट कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इज दैट क्लियर? और जो प्रॉमिस करने वाला होता है उसको बोलते हैं इंडेमनीफायर। ये तो जनरल भाषा होगी प्रॉमिसर। टेक्निकली ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। एंड इस कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी में जो प्रॉमिसर है वो क्या कहलाएगा, इंडेमनीफायर। क्या कहलाएगा,
इंडेमनीफायर, और जो प्रोमिसी है वो क्या कहलाएगा? इंडेमनीफाइड। इंडेमनीफायर एंड इंडेमनीफाइड, और इंडेमनीफाइड को हम इंडेमनिटी होल्डर ही बोलते हैं, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंडेमनिटी होल्डर। दोनों टर्म यूज करते हैं। जो प्रोमिसर क्या बोलते हैं? इंडेमनीफायर, INDEMNIFIER, इंडेमनीफायर। और जो प्रोमिसेस को क्या बोलेंगे? इंडेमनीफाइड, FIED, और इंडेमनिटी होल्डर। दोनों यूज कर सकते हैं, इंडेमनीफाइड भी बोल सकते हैं और इंडेमनिटी होल्डर भी बोल सकते हैं। इज दैट क्लियर? अच्छा, एक चीज देखिए, कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी में प्रोमिसर प्रोमिसी को क्या प्रॉमिस कर रहा है? व्हाट इज द नेचर ऑफ प्रॉमिस? कि अगर आपको कोई नुकसान हुआ, यही प्रॉमिस कर रहा है ना, किसकी वजह से? मेरी वजह से या किसी और की वजह से। लेट्स से सम पर्सन सी, अब वो सम पर्सन सी मेरी वजह से या किसी सम पर्सन सी, एनी थर्ड पर्सन, अगर आपको नुकसान हुआ तो उस नुकसान की भरपाई मैं करूं, आई विल कव। तो इसको ऐसे बोल सकते हैं, इंडेमनिटी जो वर्ड है, इंडेमनिटी का मतलब कह सकते हैं इंडेमनिटी का मतलब कह सकते हैं सिक्योरिटी अगेंस्ट लॉस। अच्छा, कि एक तरह से ए इसको सिक्योरिटी दे रहा है कि भैया लॉस हुआ तो मैं भर दूंगा। एक तरह से कहते हैं इंडेमनिटी, खाली इंडेमनिटी वर्ड, नॉट कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी। तो कैसे इंडेमनिटी का मतलब क्या है? सिक्योरिटी अगेंस्ट लॉस टू मेक गुड द लॉस। अच्छा, इस फ्रेज का क्या मतलब है? टू मेक गुड द लॉस, मतलब आई विल मेक गुड द लॉस। इसका मतलब क्या हुआ? आपका जो लॉस हुआ तो उसको मैं भरपाई, इसको एक फ्रेज की तरह यूज करते हैं। तो इसको मतलब ये होता है कि अगर कोई मेक गुड का मतलब या कोई अच्छा कर दूंगा, ये नहीं। एक मेक गुड द लॉस का मतलब क्या है? हम अगर मैं आपको बोलता हूं, जैसे मैं अगर मतलब हर्षित को बोलता हूं या नकुल को बोलता हूं, ठीक है, कि अगर आपका कोई नुकसान हुआ, आई विल मेक गुड द लॉस। इसका क्या मतलब हुआ? कि अगर आपका नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई मैं कर दूंगा, मैं आपको कंपनसेट कर दूंगा, ठीक है, ये मतलब होता है मेक गुड द लॉस। तो ये फ्रेज की तरह यूज होता है, मेक गुड द लॉस। तो कह सकते हैं सर, इन द केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी, जो इंडेमनीफायर है, ही इज प्रॉमिसिंग टू द इंडेमनीफायर टू मेक गुड द लॉस, है ना? बोल सकते हैं ना, किस टाइप प्रॉमिस कर रहा है? टू मेक गुड द लॉस। What kind of loss? Which he may suffer because of whom? Either because of conduct of the promisor or because of conduct of some other person. यही हो रहा है। तो इसलिए बोलते हैं इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है? आप बोलते हैं सिक्योरिटी अगेंस्ट लॉस, या कह सकते हैं इट्स टू मेक गुड द लॉस और टू सेव द पर्सन फ्रॉम द लॉस, फ्रॉम सेव द, इन केस दैट पर्सन सफर्स इन लॉस, उसको सेव करना, उसको बचाना, उस लॉस से बचाना, ठीक है। एक ही मतलब है। तो इंडेमनिटी वर्ड का मतलब यही होता है। इंडेमनिटी मीन्स बेसिकली इज सिक्योरिटी अगेंस्ट लॉस और टू मेक गुड द लॉस और टू सेव अ पर्सन फ्रॉम लॉस, ठीक है, दैट और कंपनसेट अ पर्सन हु हैज सफर्ड सम लॉस। ऐसे बंदा जिसको कोई लॉस हुआ उसको कंपनसेट करना, मुआवजा देना, एंड दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म इंडेमनिटी। क्या जो इंडेमनिटी वर्ड का मीनिंग है, क्या वो सेम चीज मुझे कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी में नजर आ रही है? कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी में क्या प्रॉमिस वो कर रहा है? यही तो प्रॉमिस कर रहा है, इन केस यू सफर एनी लॉस बिकॉज ऑफ मी और बिकॉज ऑफ सम अदर पर्सन, देन इन दैट केस आई विल मेक गुड द लॉस। तो जो इंडेमनिटी वर्ड का मीनिंग है, क्या वही आपको कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी में नजर आ रहा है? ये सुनो, मैं आपको तो खाली एक इंडेमनिटी वर्ड का मीनिंग बताया, और ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पे कोई इंडेमनिटी किसी को दे रहा है, कैसे थे कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी में हु इज गिविंग द इंडेमनिटी टू हुम? कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी में कौन किसको इंडेमनिटी दे रहा है? प्रोमिसर दे रहा है किसको? प्रोमिसर को। इंडेमनीफायर दे रहा है किसको? इंडेमनीफाइड को। एंड देख लो वही चीज हो रही है। ये क्या प्रॉमिस कर रहा है कि दैट इन केस यू सफर एनी लॉस बिकॉज ऑफ माई कंडक्ट और कंडक्ट ऑफ सम अदर पर्सन, आई विल मेक गुड द लॉस, एंड दैट इज व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। बहुत बहुत कोई मुश्किल चीज नहीं, बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, एंड दैट इज डेफिनेशन ऑफ द टर्म कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। और जो प्रोमिसर है उसको क्या बोलते हैं? इंडेमनीफायर। और जो प्रोमिस उसको कहते हैं इंडेमनीफाइड और इंडेमनिटी होल्डर। कोई कंफ्यूजन? पक्का? हाँ बोलो। इंडेमनिटी क्लॉज ही है, वो इंडेमनिटी क्लॉज ही है कि भैया महंगा हो गया, उससे मेरा नुकसान हुआ तो आपको मैं रेट बढ़ा दूंगा। इसका मतलब क्या हुआ? अल्टीमेटली सामने वाला भी अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ ए और बी के बीच में, तो कॉन्ट्रैक्टर ने बोला और सामने वाले ने एग्री किया जिसके लिए वो काम कर रहा है,
उसने भी साइन किया ना, इसका तो उसने भी, इसका मतलब जिसने साइन किया है, जिसके लिए आप काम कर रहे हो, वो क्या हो गया, इंडेमनीफायर हो गया ना। इंडेमनी वो प्रॉमिस करा कि हाँ ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो आप रेट बढ़ा लेना, इसका मतलब आपको जो लॉस होगा, और ये जो कॉन्ट्रैक्टर क्या हो गया, इंडेमनीफाइड हो गया। क्या हो गया इन्हें, यस एकदम सही बोल लो, पकड़ लिया आपने बात को, ठीक है। अब तो देखो डिटेल में पढ़ने से मजा क्या आता है कि आप वो सब चीज, अब मैं हमेशा बच्चों को उसका दिमाग खुले, तो हमेशा टीचर के दिमाग से नहीं चलना। मैं तो बोल रहा भाई आपको एक स्टेज आनी चाहिए। पेरेंट्स क्या चाहते हैं, कोई पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा हमेशा मेरे पे डिपेंडेंट रहे। बताओ आपके मम्मी पापा किसी चाहते हैं कि हाँ बच्चा हमारा हमेशा मेरे पे डिपेंडेंट रहे? नहीं। अच्छा क्या उनको बड़ी खुशी मिलती है जब आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं अपने पैरों पे? नहीं, उनको लगता है कि अब हम फ्री हो रहे हैं, बोलते हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई, नहीं बोलते, बच्चों को अपने पैरों पे खड़ा कर दिया। तो वैसे टीचर का भी रोल है, टीचर का बहुत बड़ा रोल है कि बच्चों को आप इंडिपेंडेंट सेंस की आप एक हद तक गाइड करके अब उनको ऐसा बना दो कि वो खुद ही पढ़ सके। अरे सीए बन जाओ कि आपको लगता है जितना आपने पढ़ा है उसी से पूरी जिंदगी चल जाएगी, या नई नई चीजें पढ़नी पड़ेगी? बदलती रहती हैं कितनी। हो सकता है इनकम टैक्स एक्ट की जगह कोई नया ही कोई लॉ आ जाए। अच्छा कंपनी एक्ट 1956 था, उसके 2013 में आ गया ना। जो पहले लोगों ने जो प्रोफेसर बने थे सीएस, जैसे मैंने जब किया था 98 में मैंने सीएस किया था, ठीक है। 98 मैंने सीएस भी किया था, 98 मैंने एलएलबी भी किया फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। आई एम बोथ कंपनी सेक्रेटरी जो लॉ ग्रेजुएट, ठीक है। मेरा पूरा फील्ड लॉ का ही है, मेरी डिग्री भी सारी लॉ की है। सीएस भी आप जानते हैं लॉ डिग्री है, स्पेशलाइजेशन इन कॉर्पोरेट लॉज। एलएलबी इज जनरल लॉ डिग्री, तो मैंने दोनों करा। 95 में ग्रेजुएटेड, 95 to 98 मैंने दोनों 3 साल में दोनों चीज की थी, सीएस भी किया तो एलएलबी भी की थी। तो मुझे एक चीज बताओ कि साहब आप अपने पैर पे जब खड़े, तो मैंने जब 98 तो मैंने कंपनी एक्ट 1956 से पढ़ा था। अब बाद में 2013 मैंने आया तो ऑब्वियसली पूरा पढ़ना पड़ेगा, अमेंडमेंट्स आती रहती है, एक्ट नहीं है तो अब चेंजेस आते रहते हैं। तो आपको अगर आपका दिमाग नहीं खुला है एज स्टूडेंट, और टीचर ने ऐसा पढ़ाया कि खाली आप एग्जाम पास कर लिया, आपका दिमाग बाद में जाकर बड़ी आफत होती है। बहुत सारे प्रोफेसर है जिनको पढ़ना नहीं आता, वो पास हो गए किसी तरीके जुगाड़ लगा के, ठीक है, लेकिन बाद में जाके उनकी हालत खराब हो जाती है, कारण का दिमाग खुद का नहीं खुला। तो मैं हमेशा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका खुद का दिमाग चलने लग जाए, और ये चलने लगे तो सही माने में फिर आप अपनी गाड़ी आगे खुद खींच सकते हैं। और एक जगह तो आपको कहीं ना कहीं उसके बाद थोड़ी कि एक बार आप काम करने लगे, जॉब करने लगे, या अपनी खुद की प्रैक्टिस, आपको इतना टाइम होगी क्लास में जाके बैठ के सीखोगे। अच्छा आप बोलोगे सुना होगा आपने कि सब चेंजेस आते तो बहुत सेमिनार्स भी होते हैं ना, सुना होगा प्रोफेशनल्स के लिए सेमिनार। जो सेमिनार भी क्लासरूम की तरह पढ़ाया जाता है, एक चीज इतना टाइम होता है वहां पे, क्या वहां तो घंटा 2 घंटा ऊपर से मोटी मोटी बात होती है, ठीक है। आपको खुद पढ़ना पड़ेगा डिटेल्स में, ठीक है। एक मोटी मोटी बात आपको खाली पता लग जाएगा, वहां जाके पढ़ना खुद ही पड़ेगा आपको। सेमिनार में थोड़ी पढ़ा रहा है कोई आपके एक वर्ड एक सेक्शन, इस तरह थोड़ी पढ़ा, वहां थोड़ी इतना टाइम होता है। एनीवे देखिए, ये प्रोफेशनल्स को मतलब ये चीज शुरू से, और आजकल क्या हुआ, खाली एग्जाम पास कराने का जुगाड़ चल रहा है सब जगह। कैसे मैं बोलता हूं, ऐसा पढ़ो कि एग्जाम भी पास हो और आगे जाके प्रोफेशनल लाइफ में भी हर तरीके से आपको फायदा मिले। असली पढ़ाई तो ये है। मैं नहीं बोला कि साहब ऐसे पढ़ोगे सर एग्जाम पास होने, बच्चे बोले सर एग्जाम पास हो आगे कैसे बढ़ेंगे, एकदम वो भी जरूरी है, तो वो भी मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। लेकिन साथ में ओवरऑल जिससे कि आगे दिक्कत नहीं है, आगे भी आपको चीज बहुत, कैसे एग्जाम पास करना शॉर्ट टर्म गोल है। अगर अपने कोर्स ज्वाइन किया जस्ट टू क्लियर द एग्जाम और टू बिकम अ सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो वो लॉन्ग टर्म गोल है ना। तो कल शॉर्ट टर्म गोल तो अचीव हो गया, लॉन्ग टर्म गोल गायब है, तो फायदा क्या उसका। लेकिन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों साथ साथ चले, आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग। एनीवे, अब एक चीज बताइए, कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी, क्या ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? हाँ ना भाई, कह सकते हैं जो चैप्टर 8, 9, 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट जो आपके सीए इंटर में सिलेबस में है, तो क्या इस स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में तो है ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट है तो क्या आपको आपने पढ़ा था कि इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कौन सा सेक्शन था? इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो उसके लिए कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, आपने फाउंडेशन में पढ़ा, कौन सा सेक्शन था? सेक्शन 10। गुड, सेक्शन 10 दिस वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, ठीक है। इनफैक्ट आप फाउंडेशन में पढ़ते हैं, मैक्सिमम चीजें सेक्शन 10 से निकल के आती है, ठीक है। वो पढ़ते हैं ना, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ that agreement is made by free consent of the parties, which are competent to contract and for a consideration, and the object of the contract agreement is lawful and not expressly declared to be void.
इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में कुछ कुछ एग्रीमेंट्स को एक्सप्रेसली मेंशन किया होगा साहब ये वॉइड एग्रीमेंट्स है, वो नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। क्या पढ़ा था सेक्शन 10 में? तो मुझे बताइए क्या वो कंसेप्ट यहां भी अप्लाई हुआ इन द केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी? यस, बिकॉज़ इट्स आल्सो कॉन्ट्रैक्ट, इट्स आल्सो कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी पे भी क्या इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई होगा? यस। गिवन अंडर सेक्शन 10। एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट का मतलब क्या? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। पढ़ा था ना, पढ़ा होगा ना। एग्रीमेंट का मतलब क्या? ऑफर एक्सेप्टेंस दोनों मिलकर क्या होता है? एग्रीमेंट। ठीक है, होना चाहिए। कंसिडरेशन होनी चाहिए, फ्री कंसेंट ऑफ पार्टी होनी चाहिए, पार्टी शुड बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, देयर शुड बी कंसिडरेशन, द ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट शुड बी लॉफुल, एंड कहीं भी आपको एक्ट में स्पेशली इसको वॉइड डिक्लेयर नहीं कर रखा हो। ये सारी बातें इस पे भी अप्लाई हुई। बीइंग अ कॉन्ट्रैक्ट, बीइंग अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इज इट क्लियर? अच्छा, तो आपने सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा, वो किस कॉन्ट्रैक्ट को रेगुलेट करता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, इसको रेगुलेट करता है। तो क्या एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स के ऊपर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो जनरल प्रोविजन सेक्शन 1 to 75 क्या वो अप्लाई होते हैं? हर्षित बोलने की यस। मुकुल, होते नहीं होते? होते हैं। आप बेटा नम्रता, तमन्ना, सॉरी तमन्ना, होते हैं। ठीक है, प्रेरणा, होते हैं। खुशी, होते हैं। तो फिर कॉन्ट्रडिक्शन हो जाए तो तभी ऐसा हो जाए कोई प्रोविजन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का कुछ और बोल रहा है, सेल ऑफ गुड्स का कुछ और बोल, एंड इसका था स्पेसिफिक कौन सा उसके लिए? ऑब्वियसली सेल ऑफ गुड्स एक्ट वो बनाई, वो तो सिर्फ एक ही तरह कॉन्ट्रैक्ट को रेगुलेट करता है। कौन से कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। अच्छा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट जब स्टार्ट करते हो तो उसमें आपको क्या बोला जाता है? इट इज अ जनरल और रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट। जनरल मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो, इन दुनिया में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो, कॉन्ट्रैक्ट अगर है तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लगेगा। और उसके लिए अगर स्पेसिफिक लॉ बने हुए तो वो भी लगेगा। तो दोनों साथ साथ चलेंगे। ठीक है, कई लोगों को लगता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ रहे हैं तो इससे कोई मतलब नहीं, ऐसा नहीं है, वो भी लगेगा। हाँ, दोनों में जहां कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगी, कोई ऐसा प्रोविजन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का और कोई सेल ऑफ गुड्स एक्ट का, एंड दोनों आपस में कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, तो वहां के वो स्पेसिफिक विल प्रिवेल ओवर जनरल। अरे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स के लिए क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के प्रोविजन स्पेसिफिक है सेल ऑफ गुड्स एक्ट के? सेल ऑफ गुड्स एक्ट ऑब्वियसली, सेल ऑफ गुड्स एक्ट सिर्फ एक ही टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को रेगुलेट करा। कौन से कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। जैसे स्टार्ट जब करते हैं सेल ऑफ गुड्स, स्टार्टिंग में क्या पढ़ाते हैं? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स का मतलब क्या है, सेक्शन 4 पढ़ाते हैं ना आपको। ठीक है, ऐसे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट किसको रेगुलेट करता है? पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट को। तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट की बात कहीं भी आएगी तो उसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लगेगा। और उसके लिए अगर अलग से भी कोई लॉ बने हुए हैं तो वो भी लगेंगे, और दोनों साथ साथ फॉलो करने हैं। लेकिन जब जब कॉन्ट्रडिक्शन होगी तो क्या होगा? जो स्पेसिफिक लॉ उस तरह का कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो प्रिवेल करेगा ओवर द जनरल लॉ, दैट इज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट प्रिवेल करेगा। ये सिचुएशन है। इज इट क्लियर? देखिए, एनीवे चांस की बात है कि आपकी क्लास के बाद मेरी फाउंडेशन की क्लास है तो उसमें भी मेरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट ही चल रहा है। वहां पहले वाली चीजें चल रही हैं आपको बाद में। ठीक है, लेकिन क्या होता है? क्लैरिटी होनी चाहिए, एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, कि हम एग्जैक्टली किस तरीके से लॉ को अप्लाई करें। देखिए, अब आपको यहां पे एक हम बात करने, कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के। आप एक बार इनके साथ, बाकी सबके पास बुक है बेटा, आप आगे आ जाओ, इनके साथ शेयर कर लेना, इनके बुक कभी नहीं है। मैंने एक पार्ट पढ़ा दिया आपको, डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अब क्या पढ़ रहे हैं? एग्जांपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। पहला एग्जांपल, मिस्टर एक्स कॉन्ट्रैक्ट्स विद द गवर्नमेंट टू रिटर्न टू इंडिया आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्टडीज विच वर फंडेड बाय द गवर्नमेंट at University of Cambridge and to serve the government for a period of 5 years. If Mr. X fails to return to India, he will have to reimburse the government. एक्चुअली देखिए, कई बार सुना होगा सरकार स्पॉन्सरशिप देती है कि जैसे आप फॉरेन पढ़ने जा रहे हैं, आप बताओ बाहर की एजुकेशन बहुत कॉस्टली है, तो कई बार होता है ब्राइट स्टूडेंट है, पढ़ने में बहुत तेज है, लेकिन फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको स्पॉन्सरशिप दे दी कि भाई आपका सारा खर्चा हम उठा रहे हैं। लेकिन सुना हो कई बार बॉन्ड साइन करा लेते हैं कि भैया आप बॉन्ड साइन करा लिया कि आप पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद इंडिया वापस आएंगे और 5 साल हमारे लिए काम करेंगे, उसके बाद आप जो करना करते रहेंगे। अब बताइए, सरकार ने या अच्छा उस बंदे ने, ए ने
एक्स ने गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं वापस आऊंगा। अच्छा, कल के दिन अगर वापस नहीं आता तो क्या सरकार को लॉस हुआ? क्या लॉस हुआ कि साहब सरकार ने आपकी पढ़ाई की जो खर्चा किया था और आपने ये कंडीशन एग्री की थी कि साहब मैं वापस आके इतने साल तक आपके लिए काम करूंगा, अब वो नहीं अगर आता, बोलता मैं तो नहीं आता, मैं तो बाहर ही काम करूंगा, तो क्या इस केस में गवर्नमेंट को लॉस हुआ? क्या लॉस हुआ? जो उसकी एजुकेशन पे उन्होंने स्पॉन्सरशिप दी थी, जो स्कॉलरशिप, जो भी आपको खर्चा, क्या उसे कंपनसेट, गवर्नमेंट को जो नुकसान हुआ, उसे कंपनसेट करना पड़ेगा? यस। अच्छा, यहां इस केस में हु इज द इंडेमनीफायर एंड हु इज द इंडेमनीफाइड? एक्स इज द इंडेमनीफायर। उसने प्रॉमिस किया था कि मैं वापस आऊंगा, और नहीं आया तो क्या गवर्नमेंट को पैसा वापस करना पड़ेगा, गवर्नमेंट का जो लॉस हुआ। एक्स इज द इंडेमनीफायर एंड गवर्नमेंट इज द इंडेमनीफाइड और इंडेमनिटी होल्डर। अच्छा, जो कंसेप्ट पढ़ाया क्या वो यहां अप्लाई हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी इज a contract whereby one person, that is X, promises the other promises to save the other, that is government, what? From loss, save the government from loss caused by the conduct of first person, that is promiser, and you have conduct of third person है, or the promiser थर्ड पर्सन है, उसी की वजह से ना आप वापस नहीं आए। ये लॉस जो गवर्नमेंट को हुआ किसी थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है, बिकॉज ऑफ द कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर। प्रोमिसर ना एक्स, हाँ, थर्ड पार्टी कहां बेटा इसमें? हाँ, वैसे हो सकता है, लेकिन इस केस में पूछ रहा हूं, इस केस में कौन है, किसके कंडक्ट की वजह से लॉस हुआ गवर्नमेंट को? एक्स के, वो वापस नहीं आया, इसका मतलब ये वाला केस हो गया। ठीक है, डेफिनेशन में था ना, इधर बिकॉज ऑफ कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर और बिकॉज कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन जो लॉस हो रहा है। यहां कौन सा केस है? बिकॉज ऑफ कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर। क्लियर है? अगला एग्जाम्पल देखिए, ए में कॉन्ट्रैक्ट टू इंडेमनीफाई बी against the consequences of any proceedings which C may take against B in respect of sum rupees 5,000 advanced by C to B। अच्छा, पहले समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या मैं कह सकता हूं B है, C है और A है। C ने कुछ एडवांस कैसे से लोन दे रखा है B को, कितने? 5,000 रुपए। क्लियर? तो ये बोरोवर है, B इज अ बोरोवर एंड C इज अ लेंडर, ये है ना। अच्छा, कल के दिन बी अगर इसके पैसे नहीं चुकाए तो क्या सी उसके अगेंस्ट कोर्ट में केस कर सकता है? यस। ए ने बी को क्या प्रॉमिस किया? देखिए लिखा हुआ, ए में कॉन्ट्रैक्ट टू इंडेमनीफाई बी अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनी प्रोसीडिंग विच सी में टेक अगेंस्ट बी इन केस बी उसके पैसे नहीं चुकाता है। तो ए बी को प्रॉमिस कर रहा है कि भैया अगर आपके अगेंस्ट जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स होगी जो सी आपके अगेंस्ट लेगा, इन केस यू डोंट रीपे द मनी, तो उसके लिए मैं आपको इंडेमनीफाई करने के लिए मैं प्रॉमिस करता हूं। तो मुझे बताइए क्या ए यहां पे इंडेमनीफायर है? ये सुनो, ए इज द इंडेमनीफायर एंड बी इज द इंडेमनिटी होल्डर। आईएच में शॉर्ट लिखा इंडेमनिटी होल्डर, ये इंडेमनीफाइड एक ही बात है, ये है। अच्छा, मान लीजिए कल के दिन सी इसे पैसे मांगता है और ये नहीं देता, तो क्या बी बोल सकता है ए को कि भैया आप मुझे दो, आपने इंडेमनिटी, मेरा जो लॉस हो रहा है? तो ए विल पे टू बी, बी विल पे टू सी। ये सुनो, अच्छा मान लिया ऐसा नहीं हुआ और बाद में सी, ना ए ने बी को दिया ना बी ने सी को दिया, सी कोर्ट में कोई केस करता अगेंस्ट बी, उस केस में जो नुकसान बी को, माने कोर्ट बी को ऑर्डर करता है कि भैया 5,000 रुपए भी देने पड़ेंगे, इंटरेस्ट भी देनी पड़ेगी, पेनल्टी भी देना पड़ेगा, वट एवर, तो बी तो सी को देगा, लेकिन बी किससे रिकवर कर सकता है? ए से, क्योंकि ए ने उसको प्रॉमिस किया था कि आपके अगेंस्ट जो भी वो एक्शन लेगा और जो नुकसान उससे होगा। अच्छा, इस केस में बी को जो नुकसान हो रहा है बिकॉज ऑफ द कंडक्ट ऑफ द इंडेमनीफायर, बिकॉज ऑफ कंडक्ट ऑफ थर्ड पार्टी, ये थर्ड पार्टी वाला केस हो गया। सी उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले रहा है ना, जिसकी वजह से बी को नुकसान हो रहा है, उस नुकसान की भरपाई करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए ए उसे प्रॉमिस कर रहा है। इसका मतलब यहां पे इसे कौन सा एग्जांपल हो गया? दैट सेकंड केस वाला वो एग्जांपल हो गया वेयर द इंडेमनीफाइड इज एक्चुअली सफरिंग द लॉस बिकॉज ऑफ कंडक्ट ऑफ सम थर्ड। कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों के बीच में ना, कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी इनके बीच में, ए और बी के बीच में, ए इज द इंडेमनीफायर, बी इज द इंडेमनीफाइड। ठीक है, और ये अगर लीगल एक्शन लेता है, ये से रिकवरी करता है, तो उससे जो बी को नुकसान होगा ए उससे कंपनसेट करेगा। तो लॉजिकली देखा जाए यहां पे क्या थर्ड पार्टी की वजह से इंडेमनीफाइड को लॉस हो रहा है बिकॉज ऑफ कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर, थर्ड पार्टी। और पहले वाले एग्जाम्पल में क्या था? बिकॉज ऑफ द कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो जो भी हमने डेफिनेशन पढ़ी उसको अप्लाई भी करना है। अच्छा, कई बच्चे पूछो बेटा कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा है सर, बताओ कुछ, वो एग्जाम्पल बताने गया था। अच्छा, एग्जाम्पल से कंसेप्ट चलता है, कंसेप्ट से एग्जाम्पल चलते हैं, तो पहले कंसेप्ट पढ़ना चाहिए ना। मैंने कहा उल्टा चलते हैं सब,
अच्छा पता है क्यों उल्टा है, उसका भी कारण समझाया तो क्यों समझते। एग्जाम्पल समझना आसान होता है, लेकिन एक चीज बताइए, एग्जाम्पल से क्या पूरा कंसेप्ट आता है, ये कंसेप्ट का एक पार्ट आ जाता है। जैसे हमने पहले पढ़ा उसमें कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर था, यहाँ कंडक्ट थर्ड पार्टी आ गया। तो एग्जाम्पल में तो क्या आधी आधी बात आएगी, उससे तो पूरी बात नहीं है, लेकिन जब प्रॉपर कंसेप्ट तो सारी बातें आ जाएंगी। ये सुनो, तो सही तरीका पढ़ने का पहले कंसेप्ट को पढ़िए, हो सकता है थोड़ा मुश्किल लगे लेकिन तरीका यही है सही पढ़ने का, फिर उसको अप्लाई कीजिए अलग अलग एग्जाम्पल में। लेकिन मैंने ज्यादातर लोग एग्जाम्पल से पढ़ते हैं, भाई एग्जाम तरीका ही गलत है आपका। एग्जाम में एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी, आप एग्जाम्पल लिखना तो नंबर ही नहीं मिलेंगे आपको। कंसेप्ट थोड़ी, आप तो खाली एग्जाम्पल बता रहे हो। पहले कंसेप्ट बताइए, डेफिनेशन बताइए, फिर उसके एग्जाम्पल से और उसको समझाइए। इज दैट क्लियर? पक्का? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एक शेयर होल्डर ऑफ ए कंपनी लॉस्ट हिज शेयर सर्टिफिकेट। मान ली कंपनी है एक्स, कोई भी कंपनी, मान ली ए लिमिटेड कंपनी है, एक्स का एक शेयर होल्डर है। अच्छा, शेयर होल्डर जो होते हैं, जितने शेयर होल्ड करते हैं उसके रिस्पेक्ट में उनका शेयर सर्टिफिकेट होता है। अच्छा, आज के दिन आप जानते हैं कि सर शेयर दो तरीके से होते हैं, फिजिकल मोड में, इलेक्ट्रॉनिक मोड में। डीमेट शेयर जो आप बोलते हैं, तो डीमेट शेयर में शेयर सर्टिफिकेट नहीं होता, लेकिन फिजिकल। कई बच्चे बोलते हैं सर आजकल तो होता ही नहीं, ऐसा नहीं है, ये सब गलत सलत लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। शेयर सर्टिफिकेट होते हैं एंड उन कंपनी के जिनके फिजिकल मोड में शेयर्स हैं। अच्छा, कुछ कंपनी के ऐसे होते हैं फिजिकल मोड भी शेयर्स है और इलेक्ट्रॉनिक भी है। जैसे कंपनी ने मान लिया 1 लाख शेयर इशू करके, हो सकता है 20,000 शेयर फिजिकल मोड में, 80,000 इलेक्ट्रॉनिक मोड में, ये भी हो सकता है, ठीक है। हर तरह की पॉसिबिलिटी है। तो जब फिजिकल शेयर्स होते हैं तो शेयर सर्टिफिकेट होता है, लेकिन जब डीमेट शेयर्स होते हैं तो वहां पे फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट नहीं होता। तो मान ली एक शेयर होल्डर है, उसका शेयर खो गया। अच्छा, ये बोल रहा मेरा खो गया शेयर सर्टिफिकेट, कंपनी को अप्लाई करा मुझे डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू कर दो। समझते हो डुप्लीकेट, साहब कोई ओरिजिनल चीज हो जाती है, बोले साहब डुप्लीकेट इशू कर दो। डुप्लीकेट का नकली नहीं है, मतलब ओरिजिनल की कॉपी, ठीक है। ओरिजिनल भी तो कंपनी ने इशू किया होगा ना शेयर सर्टिफिकेट, तो भाई खो गया है। अच्छा, ये बोला खो गया है, ये भी तो हो सकता है एक्स ने वो शेयर्स किसी वाई को बेच दिए और उसका शेयर, जब शेयर बेचते हैं तो क्या शेयर सर्टिफिकेट भी उसको, अच्छा जब शेयर बेचेगा तो एक्स ट्रांसफरर है, शेयर ट्रांसफर करेगा ना, और वाई क्या है, ट्रांसफर ही। तो क्या शेयर जब बेच, अच्छा ट्रांसफर को सेलर बोल सकता हूं? आप शेयर जब ट्रांसफर करें तो शेयर ट्रांसफर क्या है, सेलर। दूसरे एंगल से सोचिए ना, ये क्या है, बायर। तो सेलर को क्या मिलेगा, पैसे, बायर को क्या मिलेगा, शेयर। तो क्या शेयर सर्टिफिकेट क्या एक्स वाई को हैंड ओवर कर देगा? अब बोलेगा तो अपने नाम में कंपनी से अप्लाई करके अपने नाम में करा लेना, ये सुनो। और एक शेयर ट्रांसफर डीड भी साइन होती है दोनों के बीच में, शेयर ट्रांसफर डीड, ठीक है। तो शेयर ट्रांसफर डीड प्लस शेयर ये वाई को पकड़ा देगा, ऐसे होता ना। अब देखिए, ये बोल रहा है कंपनी को कि साहब मेरा खो गया, तो ये भी तो हो सकता है किसी को शेयर आपने बेचने के लिए एग्री कर दिया, उसे वो पकड़ा दिया। अच्छा, इसने अभी तक कंपनी को अप्लाई नहीं अपने नाम में कराने के लिए, इन द मीन वाले एक कंपनी का पहुंच जाए जी मेरा खो गया, ये भी तो हो सकता है, हाँ है ना। तो कंपनी बोलेगी भैया ऐसा है कि हम आपकी बात मान लेते कि अब खो गया, हम आपको डुप्लीकेट इशू कर देते हैं, लेकिन साथ में आपको हम एक इंडेमनिटी बॉन्ड साइन कराएंगे। इंडेमनिटी बॉन्ड नाम पे समझिएगा भाई, कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी है, कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी के नाम अलग, इंडेमनिटी बॉन्ड, ये मैं और भी एग्जांपल आपको दे दूंगा। इंडेमनिटी बॉन्ड साइन कराएंगे, क्या इंडेमनिटी बॉन्ड, जैसे कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी। तो भैया कल के दिन कोई और आ गया यही शेयर्स क्लेम करने के लिए, जैसे मान ली वाई आ गया, तो मुझे तो दो सेम शेयर्स में दो लोग को ओनरशिप देनी पड़ गई, एक तो आपको एक किसी और बंदे को। तो उससे जो मेरा नुकसान होगा, यू विल हैव टू कंपनसेट द कंपनी फॉर दैट लॉस। तो कंपनी जब इशू करती है डुप्लीकेट शेयर, साथ में ये इंडेमनिटी बॉन्ड साइन करती है। इंडेमनिटी बॉन्ड इज नथिंग कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी। ऐसे केस में हु इज द इंडेमनीफायर एंड हु इज द इंडेमनीफाइड? एक्स इज द इंडेमनीफायर एंड कंपनी इज द इंडेमनीफाइड। क्योंकि अगर लॉस हुआ, अगर कोई लॉस हुआ तो आपको कि मुझे दूसरा कोई राइट, अच्छा ये इसके पास ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट है, उसको तो कंपनी मना नहीं कर सकती, और आपको और इशू कर दिया कंपनी ने, ये तो बाद में पता चलेगा। तो कंपनी बोले हम उससे जो नुकसान होगा उसके लिए, तो नॉर्मली कंपनी क्या करती है इस तरह केसेस में, एक इंडेमनिटी बॉन्ड साइन करती है, विच इज नथिंग बट अ कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी, एंड हियर द शेयर होल्डर इज द इंडेमनीफायर एंड कंपनी इज द इंडेमनीफाइड। एक बात समझाता हूं आपको, देखिए कॉन्ट्रैक्ट और इंडेमनिटी का प्रैक्टिकल एग्जांपल, प्रैक्टिकल एबीसी तो ठीक है, आपको एक प्रैक्टिकली समझिए हम कैसे डे टू डे लाइफ में इसको यूज करते हैं। कभी भी ऐसी सिचुएशन हो जब आपको सामने वाला कुछ बोल रहा है कि हाँ मेरी बात मान लो, लेकिन उसको आप वेरीफाई नहीं कर सकते कि उसकी बात सही है कि नहीं। अब जैसे एक्स बोल रहा है कंपनी को कि मेरा खो गया, अब कंपनी कैसे वेरीफाई करे खो गया कि नहीं खो गया? इतनी बड़ी दुनिया, पता नहीं कहां गिर गया, क्या हो गया, व्हाटएवर। जब आपका कोई
फुल प्रूफ तरीका नहीं जिसको आप वेरीफाई कर सके कि सामने वाला सच बोल रहा है। तो आप उसकी बात मान के उसको राइट दे दो, मना नहीं करो, लेकिन साथ में क्या करो, क्या करो, एक इंडेमनिटी बॉन्ड साइन करा लो, एक कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी, आप इंडेमनीफाइड बन जाओ, सामने वाले को इंडेमनीफाइड बना लो। अच्छा वो मना नहीं करेगा, क्यों मना नहीं करेगा? अच्छा वो अगर कतरा रहा है तो साइंस का तो गड़बड़ है, वो अगर सही है तो क्यों कतराएगा? बोले ठीक है करा लो, अगर लॉस होगा तब ना, मैं तो सही हूं, होगा ही नहीं, किसी और के पास गए नहीं शेयर, लेकिन गलत वो कतराएगा तो वैसे नहीं आएगा, ठीक है। तो एक तरीका होता है, कोई भी बंदा आपसे कोई राइट्स मांग रहा हो और आपके पास कोई तरीका नहीं उसको वेरीफाई करने का, तो आप क्या कीजिए, मान लीजिए उसकी बात, लेकिन साथ में उसको क्या है, कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी साइन करे, उससे इंडेमनिटी बॉन्ड जो भी नाम दे, ठीक है, उसमें आप क्या बन जाए, इंडेमनीफाइड, और सामने वाला क्या बन जाए, इंडेमनीफाइड। क्या आप अपने आप को सेव कर रहे हैं? तो ये प्रैक्टिकल यूज है कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी का। मैं एक और छोटा सा ऐसा एग्जाम्पल आपको देता हूं। नॉर्मली जो प्रॉपर्टी लोग खरीदते बेचते हैं, तो जिस दिन ओनरशिप ट्रांसफर होती है, मानी कोई फ्लैट है, ये सब प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूं। जिस दिन फ्लैट, एक्चुअली क्या है, मैं सिर्फ पढ़ाता नहीं, आई एम ऑल्सो कंसल्टेंट इन द इंडस्ट्री। बहुत सारी कंपनीज मेरी क्लाइंट्स हैं जिनको मैं लीगल कंसल्टेंसी देता हूं, ठीक है। तो इसलिए मैं बहुत सारी प्रैक्टिकल चीजें ऐसी बताऊं जो कोई टीचर नॉर्मली क्लास में तो कुछ उनको बता, जो एग्जाम में आता है वो क्वेश्चन कराते रहते हैं। इसे प्रैक्टिकली क्या यूज है, जो आप काम करेंगे तो कहां कहां पे इसको यूज कर सकते हैं। अब क्या जिस दिन ओनरशिप ट्रांसफर होती है फ्रॉम सेलर टू बायर, तो उस दिन तक के उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितनी भी लाइबिलिटी, लाइक बिजली का बिल, पानी का बिल, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? सेलर की। उसके बाद की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? बायर की। ये क्लियर है, ये तो सबको पता है। अच्छा कई बार ऐसा होता है कि सेलर बोलता है कि साहब कोई बिजली का बिल पेंडिंग नहीं है, कोई म्युनिसिपल टैक्स, एमसीडी, एनडीएमसी प्रॉपर्टी टैक्स लेती है, प्रॉपर्टी टैक्स या क्या नाम, प्रॉपर्टी टैक्स बोलते हैं या म्युनिसिपल टैक्स बोलते हैं, हाउस टैक्स बोलते हैं, जैसे भी आप, ठीक है, वो कोई पेंडिंग नहीं है। लेकिन किसी कारण से मान लो उस समय हड़ताल चल रही है, कुछ भी है, हम चेक नहीं करा पा रहे कि साहब एक्चुअली क्लियर है कि नहीं, और आप उसके बाद मान के सेलर की आपने उसको पूरे पैसे दे दिए, ठीक है। अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी अप टू द डेट ऑफ ट्रांसफरिंग द ओनरशिप, सारी लाइबिलिटी किसकी थी ऑन द प्रॉपर्टी? किसकी? सेलर की थी। लेकिन आप वेरीफाई, बायर वेरीफाई नहीं कर पा रहे कि एक्चुअली उसने लाइबिलिटी डिस्चार्ज कर दी कि नहीं कर दी। अच्छा मान लिया बाद में पता लगता है कि साहब कुछ बिजली के बिल पेंडिंग थे या कोई प्रॉपर्टी टैक्स पेंडिंग था, तो अल्टीमेटली क्या वो लाइबिलिटी किस पे शिफ्ट हो जाएगी? बाय डिपार्टमेंट तो उससे मांग ले जाएगा, जो ओनर उसी से मांग ले जाएगा। तो क्या परचेजर को, बायर को अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए क्या करना चाहिए? उसमें जो सेल डीड बनेंगे ना, प्रॉपर्टी की सेल डीड बनती है, ओनरशिप, उसमें एक इंडेमनिटी क्लॉज डाल दे, भैया ये चीजें मैं मान रहा हूं आपने क्लियर कर दिया, इन केस पता चला कि आपने नहीं क्लियर किया और लाइबिलिटी मेरे पे आई तो मैं पे करूंगा डिपार्टमेंट को, लेकिन आप मुझे कंपनसेट करेंगे। कैसे? वेरी स्मार्ट प्रोविजन और नॉट। तो कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि सामने वाला बोलता है कि यार मैंने किया, मान लो ना, ठीक है, और आपको कोई तरीका नहीं नजर आ रहा उसको कैसे चेक कराऊं, तो आप मान लीजिए कोई बात नहीं, एग्री कर, लेकिन साथ में डलवा लीजिए। क्या ऐसे करके क्या बायर अपने आप को सेफगार्ड कर रहा है? ये सुनो, तो सब तरीके प्रैक्टिकल यूज है कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी का। वो क्लॉज जो आपने डलवाया सेल डीड करता, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी काम करेगा? कल के दिन अगर बायर पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ भी गई, जो एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? सेलर की, तो पे तो करेगा, लेकिन वो रिकवर किससे कर लेगा? फ्रॉम द सेलर। तो क्या इस तरीके से अपने आप को सेफगार्ड कर सकते हैं? ऐसे बहुत चीजें होती हैं। आपको जैसे आपने सुना होगा, कोई बंदे को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, लोग बेल लेते हैं। अच्छा बेल का मतलब क्या होता है? मोटा मोटा बेल का क्या मतलब होता है? जेल नहीं। अच्छा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पुलिस लॉकअप एंड जेल? लॉ बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर ध्यान से पढ़ो ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरा अच्छा बच्चों को क्या लगता है कि आप लोग की जो स्टेज है, बच्चों को क्या लगता है जिसमें कैलकुलेशन, वही मजेदार सब्जेक्ट है, ठीक है। ऐसा होता है ना बच्चों को, क्या मैथ्स, अकाउंट्स बड़ा मजा आता है, ठीक है। मैंने जितने कैलकुलेशन वाले सब्जेक्ट पढ़े आपने पढ़े ही नहीं होंगे। मैंने ग्रेजुएशन की है बीएससी मैथ्स ऑनर्स फ्रॉम हंसराज कॉलेज 92 95, और मैथ्स ऑनर्स में 18 पेपर मैथ्स के थे। 18 पेपर मैथ्स के, 4 6 8। फर्स्ट ईयर में 4, सेकेंड ईयर उस समय सेमेस्टर सिस्टम नहीं होता था, 4 6 8। फर्स्ट ईयर 4, सेकेंड ईयर 6, थर्ड ईयर 8। 18 पेपर, एंड आई वाज गोल्ड मेडलिस्ट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो मेरे जितने आपने प्रैक्टिकल नहीं पढ़े होंगे, ठीक है। जो आप मैथ सबसे प्रैक्टिकल है ना, जो आपको प्रैक्टिकल आप जो बोलते हैं कैलकुलेशन। लेकिन उतना मैथ्स पढ़ने के बाद जब मैंने सीएस किया, एलएलबी किया, तो मुझे लगा वो कुछ नहीं है।
लॉ इज सो इंटरेस्टिंग एंड सो टेक्निकल। तो कोई बच्चे बोलते हैं कैलकुलेशन ही सब कुछ है, लेकिन मैं बताऊं साहब ये चीजें इतनी इंटरेस्टिंग और इतनी प्रैक्टिकल मतलब क्या होता है, जो हमारे आम जिंदगी में सब नजर आ रहा है वो प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल कैलकुलेशन प्रैक्टिकल वो तो आप बच्चों ने अपनी परिभाषा बना रखी है। प्रैक्टिकल का मतलब जो हमें आम जिंदगी में, अच्छा रोड पे चलते हो ट्रैफिक लॉस फॉलो करते हो? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा होगा साहब, मेट्रो की सीट में जाकर बैठ गए थे, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, पढ़ा होगा ना, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। तो सारी जगह तो आप जो पढ़ सब चीज नजर आ रहा है अपने आसपास, आप प्रोवाइडर उस तरीके से पढ़ रहे हैं। एक तो पढ़ रहे हैं कि भाई एग्जाम में ये कितने नंबर का था ये रट लेता हूं, फिर वो कुछ नहीं समझ में आएगा तो लगेगा रट रहे मारो। लेकिन समझो तो चारों तरफ ही लॉ है, क्या जगह नहीं मुझे तो ऐसा कौन सा, अच्छा तुमने यहाँ क्लास ज्वाइन की, ये लॉ नहीं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है? यू आर पेइंग फॉर द क्लासेस एंड यू आर गेटिंग सर्टेन सर्विसेज, क्या कॉन्ट्रैक्ट है? ये भी कॉन्ट्रैक्ट है। तो हर चीज प्रैक्टिकल तो इसको बोलते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल बच्चों ने अपनी एक परिभाषा बना रखी है। लेकिन तो ये बड़ी प्रैक्टिकल चीजें, और समझोगे तो लगेगा कितनी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। पूरी दुनिया, हमारे समाज का हर पहलू, हर एस्पेक्ट। अच्छा ज्यादातर लोग ठीक से न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते, क्यों? कि न्यूज़पेपर ढंग से पढ़ने के लिए आपको बहुत सारे लॉज के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इतनी न्यूज में इतना सारा लॉ घुसा होता है, आपको ठीक से पता नहीं तो ठीक से वो मोटी मोटी ऊपर बड़ बात सही ढंग से न्यूज समझ में आती नहीं है, वो एक्चुअली इसका मतलब क्या है। एनीवे, मैं बोला था साहब बेल जो होती है, तो पुलिस लॉकअप और जेल में क्या फर्क था पहले समझो। जो पुलिस स्टेशन होते हैं ना, जैसे तो रोहिणी पुलिस स्टेशन, पीतमपुरा पुलिस स्टेशन, ठीक है, पटेल नगर पुलिस स्टेशन, कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन क्या होता है, जेल नहीं होती है, दिस डिफरेंस। तिहाड़ जेल जेल है, दोनों में डिफरेंस होता है। हाँ यस, पुलिस लॉकअप में जब मान लो पुलिस ने किसी को चार्ज लगा दी कि आपने ये ऑफेंस किया है, चार्ज लगा, एलिगेशन, आरोप, और पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया। पुलिस अब वो पुलिस लॉकअप में रहेगा, और अरेस्ट करने के बाद पुलिस ने उसका केस, चार्जशीट फाइल की कोर्ट में केस चलेगा। अच्छा कोर्ट में जब केस चलेगा, अगर वो इनोसेंट प्रूव हो गया तो बात ही खत्म होगी, गिल्टी प्रूव हो गया अब वो जेल भेजा जाएगा। तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन पुलिस लॉकअप एंड द जेल। ठीक है, जेल का प्रूव हो गया कि सब यू गिल्टी, देन यू सेंट टू जेल। ठीक है, जितने 5 साल की सजा हो, जो भी आपको उतने साल आपको जेल में रहना पड़ेगा। अब वो कोई पुलिस लॉकअप में है, इसका तो अभी ये प्रूव नहीं हुआ, खाली आरोप लगा है कि साहब आपने, पुलिस ने आरोप लगाया कि आपने ऑफेंस किया है। क्लियर? अब देखिए, पुलिस ने ये आरोप लगाया कि साहब आपने ऑफेंस, आपने आरोप लगाया साहब पुलिस ने कि साहब आपने ये ऑफेंस किया है। क्लियर है? अच्छा वो बंदा बोलता है कि साहब केस चलता रहेगा कोर्ट में, लेकिन मैं पुलिस कस्टडी में नहीं रहूंगा, मतलब पुलिस लॉकअप में नहीं रहूंगा, मुझे फ्री कर दो। इसका केस नहीं खत्म हुआ, केस तो चलेगा। तो इस प्रोसेस बोलता है बेल। बेल मतलब रिलीजिंग एन एक्यूज, एक्यूज में आरोपी, जो आरोप लगा है। एक वर्ड बोलते हैं कन्विक्ट, कन्विक्ट का मतलब क्या होता है? जिसको सजा हो गई, जिसको प्रूव हो गया गिल्टी है। अच्छा कई बार फिल्मों में देखना, मान ली ए और ए के ऊपर कोई केस चल रहा है, ए के अगेंस्ट। अच्छा ए को बचाने के लिए कोई वकील होगा ना, मान ली वो एक्स है, और वाई ये प्रूव कर रहा है दूसरा वकील के साथ ए गिल्टी है। देखो फिल्मों दिखाते हैं कि वाई मान लिया प्रूव कर रहा है, जिसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोलते हैं, क्रिमिनल केस में सुना होगा, ठीक है, वो प्रूव करने की कोशिश करेगा कि साहब ए गिल्टी है, और जो ए का वकील है वो डिफेंडिंग लॉयर, वो डिफेंड करने की कोशिश करेगा कि साहब मेरा क्लाइंट गिल्टी नहीं। अच्छा मान लिया वाई ने अगर ये बोल दिया ए को कि साहब कन्विक्ट, बात बोलो बीच में मुंह से निकल गया, तो देना अचानक ए का जो वकील है, एक्स डिफेंडिंग लॉयर, खड़ा हो जाएगा, मेरे मुवक्किल मेरे क्लाइंट को आपने कन्विक्ट कैसे बोल दिया? ठीक है, अभी कन्विक्ट थोड़ी, अभी क्या एक्यूज, अभी तो आरोपी है ना। कन्विक्ट का मतलब ये प्रूव हो जाए कोर्ट में कि दैट ही इज गिल्टी, देन ही विल बी कॉल्ड कन्विक्ट। ठीक है, वर्ड कम फिल्मों दिखाते नहीं, अचानक एकदम खुद का ये आपने मेरे आरोप क्लाइंट को ऐसे कैसे बोल दिया। बस लोग देखते हैं, उनको पता नहीं चलता कहने का चाहे जाता है, तो प्रूफ थोड़ी, अभी तो खाली एक्यूज है। तो बंदा बोलता है कि साहब मैं पुलिस लॉकअप में रहूंगा, केस चलता रहेगा, तो उस प्रोसेस के लिए कोर्ट में अप्लाई करना पड़ता है, एंड आई विल नॉट रिमेन इन द। अच्छा सलमान खान के ऊपर सुना होगा कई केस चल रहे हैं, सुना होगा एक डियर वाला जो केस है, एक बॉम्बे में सुना होगा आपको कि ड्रंक एंड ड्राइव वाला केस है, कि जहां पे कुछ लोग सोए हुए थे पेड़े, उनको ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी। के अब ये केस अभी भी चल रहे हो केस, लेकिन इसका मतलब, लेकिन वो क्या पुलिस स्टेशन लॉकअप में है? नहीं, इसका मतलब क्या मिल रखी? बेल मिल रखी, क्या मिल रखी? बेल मिल रखी। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। अच्छा जब बेल मिलती है तो कई बार कोर्ट क्या करता है कि कंडीशन लगा देता है कि भैया आपको बेल दे रहे हैं, मतलब पुलिस, लेकिन जब भी पुलिस आपको बुलाएगी पूछताछ करने के लिए, आपको पुलिस से पूरा कोऑपरेट करना है। ठीक है, और इंडिया से बाहर आप नहीं जा सकते, आपका पासपोर्ट भी कोर्ट में जमा है। सलमान खान का भी जमा है, उसको जब भी बाहर जाता कोर्ट की परमिशन लेके पासपोर्ट रिलीज से बाहर नहीं जा सकता। वो बिना पासपोर्ट के क्या इंडिया से बाहर जा सकते हैं? नहीं। तो जब आपको ऐसा होता है तो क्रिमिनल केसेस में, तब पासपोर्ट तक कोर्ट में जमा हो जाता है।
संजय दत्त के साथ भी पहले बहुत सारा ऐसा हुआ था, संजय दत्त का भी पासपोर्ट कोर्ट के पास था, अब तो सारे केस खत्म हो चुके हैं उसके, ठीक है। एनीवे, तो दिस इज, तो उस केस में कई बार कोर्ट क्या करता है, बेल देता है, कंडीशन लगा देता है कि साथ में आपको 5 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी भी साइन करना पड़ेगा, इंडेमनिटी बॉन्ड, वही कॉन्ट्रैक्ट कि साहब अगर आपको जिस कंडीशन में छोड़ा रहा, अगर आपने कंडीशन नहीं फॉलो की, मतलब पुलिस का कोऑपरेट नहीं किया, बिना परमिशन आप गलत है इंडिया से बाहर भाग गए, ठीक है, तो उस केस में आपको इतना का जो आपको पे करना पड़ेगा। क्या ये भी कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी है, ये सुनो, एंड वो प्रॉमिस करता है, साइन करता है, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं मुचल के, इस तरह के इंडेमनिटी बॉन्ड को बोलते हैं। कई बार ना लोग बोलेंगे कि सर इसको बेल मिली 2 लाख रुपए के मुचलके पर, मतलब क्या 2 लाख का इंडेमनिटी बॉन्ड साइन किया कि इन केस मैंने कंडीशन का वायलेशन किया, जिस कंडीशन में मुझे बेल मिली है, तो उस केस में आई विल बी एंड आई विल हैव टू पे दिस मच ऑफ मनी एंड ए लॉस, ठीक है। एंड इसको बोलते हैं साहब, और आपने ये सुना होगा ये जो इंडेमनिटी बॉन्ड सुना, कई लोग बेल के लिए कोई आपके लिए साथ में कोई आपका कोई बंदा अगर सुना गारंटर बनता है, सुने तो होगे, वो गारंटर एक्चुअली बोलते लो आम भाषा में, वो इंडेमनिटी बॉन्ड वो साइन करता है कि भैया ये नहीं आया ना तो आप इतना आप भरेंगे। तो नॉर्मली देखना कोई जल्दी से आता नहीं, वही जो आपका बहुत वेल विशर है कि उसको पता कि इसने गड़बड़ की, लाइबिलिटी मेरे पे आ जाएगी, समझ रहे हैं। अब इसके मतलब अगर मान लिया आपको, जैसे मान लिया ए को बेल मिल रही है और बी उसके लिए आपको क्या इंडेमनीफाई कर रहा है, इंडेमनीफायर बन रहा है, ठीक है। इंडेमनीफाइड कौन है, पुलिस, ठीक है। तो मुझे बताइए यहां पे ए अगर नहीं कोऑपरेट करता है या गायब हो जाता है तो क्या बी के ऊपर लाइबिलिटी आ जाएगी, ये सुनो। और इसका तो नुकसान के साथ पुलिस का हुआ, ये इसको कंपनसेट करेगा। इस केस में क्या हुआ, ये इंडेमनीफायर है, बी पुलिस क्या है, इंडेमनीफायर, ये इंडेमनीफायर वो इंडेमनीफाइड। इसका था क्या पुलिस को जो लॉस हुआ किसकी वजह से, ए की वजह से, क्या वो थर्ड पार्टी हो गए। कॉन्ट्रैक्ट तो यहां हो रहा है ना कॉन्ट्रैक्ट, इसलिए सुना होगा सब आपको बेल मिलती है तो कोई तीसरे पार्टी को इन्वॉल्व होना पड़ता है, जब तक कोई ऐसा नहीं होता तब तक बेल नहीं होती। तो यही कंसेप्ट है। अच्छा बताओ ये सब कितनी प्रैक्टिकल चीजें हैं, है नहीं। लोग बोलते लॉ थ्योरी है, रटने का है रटने कितनी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। और मैं कॉन्ट्रैक्ट कितने लॉ में चला गया, कंपनी लॉ में चला गया था, वहां पे शेयर और इनफैक्ट प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन मैंने आपको बताया था। ये सब प्रैक्टिकल चीजें हैं कि साहब हम कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी कैसे यूज कर सकते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट देखिए, एक्स में एग्री टू इंडेमनीफाई वाई फॉर एनी लॉस और डैमेज दैट। अच्छा देखिए, जैसे कोई वाई है, वाई का जैसे कोई प्लॉट है, अच्छा लोग प्लॉट की फेंसिंग करके रखते हैं, तारे वारे लगा के रखते हैं कि भाई ये इतना मेरा एरिया है। होता है कहीं प्लॉट साथ में कोई दूसरे का प्लॉट है, उसमें कोई पेड़ है, अच्छा कभी पेड़ झुक जाते हैं। अच्छा एक्स ने वाई को बोला कि अगर ये पेड़ हवा के झोंके से टूट के तुम्हारी फेंसिंग में गिर गया तो तारे वारे टूट सकती है ना, अगर पेड़ गिर गया, भारी पेड़ है तो क्या पूरे तारे वारे टूट जाएगी, मतलब फेंसिंग टूट जाएगी, तो उसका नुकसान जो होगा आई विल कंपनसेट। तो इस केस में अगर सही मायने में हवा के झोंके से अगर पेड़ टूट के गिर जाता है और वाई की फेंसिंग खराब हो जाती है, क्या एक्स विल हैव टू कंपनसेट वाई, ये सुनो। अच्छा इस केस में क्या कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी है, किसके बीच में, एक्स एंड वाई के। एक्स क्या है, इंडेमनीफायर, वाई क्या है, इंडेमनीफायर। देखिए लिखा हुआ, एक्स में एग्री टू इंडेमनीफाई वाई फॉर इन लॉस और डैमेज दैट में अकर इफ अ ट्री ऑन वाइज नेबरिंग प्रॉपर्टी ब्लोज ओवर। If the tree then blows over and damages Y's fence, X will be liable for the cost of fixing the fence. Is that clear? Next example, example number 5. A asks B to beat C. ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखो। A B को बोलता है C को ढूंढो, जो होगा मैं देख लूंगा। तो नेता होते ना, करा भाई मैं देख लूंगा। अच्छा B ने देखा कि साहब A बोली था कि जो होगा देखा जाएगा, उसे जाके C की पिटाई कर दी। अच्छा सी ने क्या किया, बी के अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन ले लिया, कोर्ट में केस कर दिया। क्या इस केस में जो बी को नुकसान हुआ है कि साहब सी ने जो उसके अगेंस्ट केस कर दिया, क्या उसका लॉस वो ए से रिकवर कर सकता है? क्या मिसिंग है बताओ, यहां क्या गड़बड़ है? यस, खाली कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी डेफिनेशन मत याद करो, मैंने क्या बताया था, ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट है एंड ऑल द एसेंशियल एलिमेंट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट यहां भी रख लेंगे। अच्छा कॉन्ट्रैक्ट वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट का द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट शुड बी लॉफुल, यहां पर्पस लॉफुल अनलॉफुल है, आप बोले जाकर पिटाई कर दो, ऐसा थोड़ी होता है। इसका मतलब क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट, हम बोलते कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय, पहले तो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए सेक्शन 10 ऑल द एसेंशियल में कॉन्ट्रैक्ट, ये सुनो इसका वो कहां है यहाँ पे, इसका तो का कोई पर्पस है अनलॉफुल, तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी का मतलब ही नहीं है। तो बी को जो नुकसान हो कैन ही रिकवर इट फ्रॉम ए, नो, बिकॉज इट्स नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। क्या लिखा हुआ, ए आस्क्ड बी टू बीट सी
promising to indemnify him against the consequence, जो भी consequence परिणाम होंगे. The promise of A cannot be enforced. मतलब उसको कोर्ट में B उसके अगेंस्ट इन्फोर्स नहीं कर सकता. सपोज B बीट C एंड इज फाइंड ₹1,000. मान लिया B C की पिटाई कर देता है, C से कंप्लेन कर देता है और कोर्ट आपको B पे ₹1,000 का फाइन लगा देता है. ठीक है. B cannot claim this amount from A because the object of the agreement is unlawful. तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है. जब कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी कॉन्ट्रैक्ट एंड देन इफ एट द एलिमेंट्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी देन इट विल कॉल कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी. लेकिन पहले कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट की रिक्वायरमेंट ही नहीं पूरी कर रहा. आई होप दिस इज क्लियर. तो दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लीजिएगा कि साहब ऑब्जेक्ट आपका अनलॉफुल है तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है. जब कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी कैसे होगा. अच्छा एक और चीज देखिए, क्या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होने के लिए और इंडेमनीफायर को लायबल करने के लिए क्या लॉस का होना जरूरी है. उसने क्या प्रॉमिस किया इंडेमनीफाइड को कि इन केस यू सफर एनी लॉस, इन केस यू सफर एनी लॉस आई विल मेक गुड द लॉस. यही है ना. जब तक लॉस नहीं होता इंडेमनीफाइड को तो क्या इंडेमनीफायर को लायबल कर सकता है. नहीं. तो लॉस का होना जब देखिए लिखा हुआ मीनिंग ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ लॉस. To indemnify means to compensate or make good the loss. मैंने बताया था, to compensate or make good the loss. Thus, under contract indemnity, the existence of loss is essential. Unless the promisee has suffered a loss. जब promisee वही indemnified या indemnity holder, जब तक उसको loss नहीं होता है, he cannot hold the promiser, that is the indemnifier, liable on the contract of indemnity. उस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे वो प्रोमिसर को इंडेमनीफायर को लायबल, जब तक उसी के लिए तो प्रॉमिस किया था, हुआ ही नहीं तो आप लायबल कैसे कर देंगे. अच्छा कौन सा लॉस विच इज कॉज ईदर बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर इंडेमनीफायर और बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन. वो भी आगे. हाउ एवर द डेफिनेशन ऑफ इंडेमनिटी रेस्ट्रिक्ट्स the scope of contract indemnity in as much as it covers only the loss caused by, which loss? Caused by the conduct of the promisor himself or the conduct of any other person. यही था ना. और कोई कारण से लॉस हुआ हो which is neither caused by the conduct of the promisor nor caused by any other person, तो क्या उस लॉस के लिए क्या प्रोमिसर को लायबल कर सकता है. नहीं कर सकता. लेट नॉट. फॉर एग्जाम्पल जो एक्ट्स ऑफ गॉड होते हैं, फॉर एग्जाम्पल फ्लड्स, अर्थक्वेक्स. अच्छा बताइए क्या ये किसी एक्ट ऑफ प्रोमिसर है या एक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन है या ये एक्ट ऑफ गॉड है. तो अगर मान लिया ए बी को कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में ए इंडेमनीफाइड है बी इंडेमनीफाइड है और बी को कोई नुकसान हो जाता है बिकॉज ऑफ फ्लड्स अर्थक्वेक्स, क्या उसके लिए बी ए को लायबल कर सकता है. नो. वाई? बिकॉज हियर द लॉस अकर्ड not because of the conduct of the promisor as well as also not because of the conduct of any other person. It is because of the act of God. सुना हुआ इस तरह की चीज को एक्ट ऑफ गॉड बोलते हैं, नेचुरल कैलेमिटीज एंड ऑल. ठीक है. तो इस तरह के केसेस में आप तो हमने पहले लॉस होगा तब आप लायबल कर सकते हैं. कैसा लॉस? या तो वो किसकी वजह से और प्रोमिसर के कंडक्ट या किसी और पर्सन. ठीक है. लेकिन अगर मान लिया ना तो प्रोमिसर के कंडक्ट की वजह से ना किसी और, लाइक एक्ट ऑफ गॉड लाइक फ्लड्स अर्थक्वेक, उस केस में अगर कोई नुकसान प्रोमिसी को हो भी जाता है इंडेमनिटी होल्डर को तो उसके लिए इंडेमनीफायर को आप लायबल नहीं, क्योंकि उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट में भी था ही नहीं. इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द लॉस कॉज्ड बाय द कंडक्ट ऑफ ईदर द प्रोमिसर और द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन. इज दैट क्लियर? कुछ कंफ्यूजन है? क्यों? हाँ किसकी? अच्छा एग्जाम्पल नंबर 4 जो आप बोल रहे हो, नहीं उसमें यह था ना कि मैंने क्या पेड़ ऑलरेडी झुका हुआ है तो पूरी पॉसिबिलिटी नजर आ रही. अर्थक्वेक जो अर्थक्वेक्स होते हैं फ्लड्स होते हैं कि इनको प्रेडिक्ट कर सकते हो? नहीं. लेकिन वो ऑलरेडी पेड़ पूरा झुका हुआ था, उसकी पूरी पॉसिबिलिटी गिर सकता है. दोनों में बहुत फर्क है. तो ऐसी चीज जो अनप्रेडिक्टेबल हैं और दे आर द एक्ट्स ऑफ गॉड नेचुरल कैलेमिटी, उनकी बात हम कर रहे हैं. ठीक है. वो चीज नहीं है. आप जब पेड़ गिर गया ये कोई नेचुरल कैलेमिटी नहीं है. अच्छा कई बार पेड़, कई लोग बोलते हैं ना कि पेड़ को टाइम से ना उसकी बोलते हैं ना उसको देखभाल भी करनी पड़ती है, कटिंग करनी पड़ती है. नहीं तो अच्छा सुनो, रोड पे जो होता है ना बीच में प्लांटिंग की होती है, डिवाइडर्स होते हैं ना बीच में प्लांटिंग, बीच में क्या उसकी मेंटेनेंस भी होती है. नहीं मेंटेन गिर के वो रोड ब्लॉक हो जाएगा. तो ये इम्प्लाइड हमें नजर आ रहा है कि सारी चीज, लेकिन अर्थक्वेक फ्लड कोई प्रेडिक्ट कर ले तो उसके लिए हम पहले ही रोकथाम करने के मेजर्स ले लेंगे. पॉसिबल ही नहीं. नेक्स्ट इज दैट इसे लिखा 10
loss occasioned by an accident not caused by any person or an act of God like natural event is not covered. ठीक है, कि एक्ट ऑफ गॉड वही नेचुरल कैलेमिटी और वो उस तरह के कारण से अगर कोई लॉस हुआ है तो यहाँ कवर्ड नहीं। अच्छा, जितने भी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो सब कॉन्ट्रैक्ट और इंडेमनिटी है एक्सेप्ट द लाइफ इंश्योरेंस। कोई रीजन बताएगा क्यों? हाँ, नहीं, और कोई रीजन? टेक्निकली जो आपने डेफिनेशन पढ़ी उसके साथ बताओ। और कुछ? एक चीज देखिए, आपने गाड़ी का इंश्योरेंस कराया, गाड़ी वाले ए की है, ए ने गाड़ी का इंश्योरेंस कराया। मान लिया आपने यूनाइटेड इंश्योरेंस से इंश्योरेंस कराया, या आईसीआई सुना, आईसीआई लोम्बार्ड सुना होगा, टाटा एआईजी नाम तो सुना होगा। ये तो पता है जनरल इंश्योरेंस एक होता है, एक लाइफ इंश्योरेंस होता है, ये तो पता है ना। जनरल इंश्योरेंस में वो सारी चीज आती है जो लाइफ के अलावा है, ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस उसी में आता है, जनरल इंश्योरेंस में लाइफ में नहीं आता, ध्यान रखना। जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है ना, सब मेडिक्लेम आप सुनते हो, वो सब जनरल इंश्योरेंस में आता है। और गाड़ी, घर का इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस, ज्वेलरी का इंश्योरेंस, सब जनरल इंश्योरेंस में आता है। लाइफ इंश्योरेंस में सिर्फ लाइफ वाली बात होती है, ठीक है, कि अगर डेथ हो जाए तो जनरल इंश्योरेंस में जैसे हमारे ए अपनी किसी भी प्रॉपर्टी, कार है, मकान है, उसका इंश्योरेंस कराता है। तो मुझे बताइए इस केस में हु इज द जो वो इंश्योर्ड है? ए इज इंश्योर्ड, है ना, एंड इंश्योरेंस कंपनी इज द इंश्योरर, है ना। अच्छा, कह सकते हैं उस इंश्योरेंस कंपनी ने उसको क्या बोला है? भैया अगर आपकी कार चोरी हो जाए, कार ये डैमेज हो जाए तो हम उसका लॉस भरेंगे, ये सुनो। तो इसलिए जो ये बात बोल रहे हैं, हम प्रीमियम देते हैं, बदले में हमें वो ये फैसिलिटी दे रहा है। तो मुझे लगता है यहां इस केस में आप खुद सोच के देखो, क्या इंश्योरेंस कंपनी इज एक्टिंग लाइक एन इंडेमनिफायर एंड इज एक्टिंग लाइक एन इंडेमनिफाइड? वो यही तो बोल रही है कि इनकेस तुम्हारी कार चोरी हो जाए, कुछ हो जाए तो हम भरेंगे आपका नुकसान। इसका मतलब क्या है? इंश्योरेंस कंपनी क्या है? जो इंश्योरर वो क्या है? इंडेमनिफायर। और ये ए जो है, जो इंश्योर्ड है, वो क्या है? इंडेमनिटी होल्डर या इंडेमनिफाइड। ये सुनो, क्लियर है? क्लियर है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान ले कोई एक्स किसी इंश्योरेंस कंपनी से लाइफ इंश्योरेंस की बात करें, एक तो है जनरल इंश्योरेंस की बात कर ली, ठीक है, उसमें आप कार ले लीजिए, फायर इंश्योरेंस, सुनो गोडाउन में सामान पड़ा है उसका फायर इंश्योरेंस कराते हैं कि फायर से अगर डैमेज हो जाए। मैरीन इंश्योरेंस में जहाज का इंश्योरेंस है, गाड़ियों का इंश्योरेंस है, मतलब एनी काइंड जनरल इंश्योरेंस की बात कर लीजिए। मान ले एक्स ने किसी इंश्योरेंस कंपनी से लाइफ इंश्योरेंस कराया, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी, अगर हम बोलते हैं कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी है, अगर है होता नहीं है, अगर हम बोलते हैं अगर है तो क्या होगा आप खुद बताइए। इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरर, है ना, और एक्स जो इंश्योर्ड है, ठीक है। अच्छा, जो इंश्योरर है वो क्या है? इंडेमनिफायर, और ये क्या है? इंडेमनिफाइड, क्लियर है। अच्छा, क्या इंश्योरेंस कंपनी इसको बोले कि आपकी डेथ से जो लॉस होगा हम आपको देंगे, उसको प्रॉमिस कर रहा है या उसके लीगल हायर को प्रॉमिस कर रहा है? लीगल, ये तो मर ही जाएगा, इसको कैसे दे देगा तू? इसके लीगल हायर को प्रॉमिस कर रहा हूं ना कि भाई अगर इसकी डेथ हो गई, एक्स की डेथ हो गई और एक्स का लीगल हायर वाई है, तो भाई उसका हम आपको मुआवजा देंगे। यही होता है ना। तो यहां कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है एक्स और कंपनी के बीच में, लेकिन मुआवजा एक्स को थोड़ी मिलेगा, उसके लीगल हायर को मिलेगा। इसका और हमने पढ़ा कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी क्या होता है? ये कॉन्ट्रैक्ट वेयर वन पर्सन promises the other person to save the other person from loss। ये सुनो, तो कहां पे हो रहा है कि वो आप प्रॉमिस तो किसी वाई को कर रहे हैं। भाई जब लाइफ इंश्योरेंस होता है तो कौन पॉलिसी एक्स ले रहा है, एक्स की लाइफ इंश्योर हो रही है, लेकिन प्रॉमिस इंश्योरेंस कंपनी एक्स को कर रही है, उसके नॉमिनी, जो सुना पॉलिसी में नॉमिनी होता है, जिसको भी नॉमिनी उससे बनाया, मान ली वाई को नॉमिनी बनाया, तो प्रॉमिस एक्स को कर रही है, वाई को कर रही है, वाई। और कॉन्ट्रैक्ट बन किसके रहा है? बिटवीन वाई एंड द कंपनी और द एक्स एंड कंपनी। तो देख, और प्रॉमिस वो किसको कर रहा है? वाई को। तो कैसे कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी होगा? टेक्निकली समझिए। लेकिन हम जब कार इंश्योरेंस कराते हैं या और कोई भी जनरल कराते हैं तो उसमें क्या होता है? ए इंश्योरेंस करा रहा और ए को ही वो प्रॉमिस करे कंपनी कि भैया आपको कोई नुकसान होगा तो हम भरेंगे। ये सुनो, इसलिए वो सारे क्या कॉन्ट्रैक्ट और इंडेमनिटी है। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस टेक्निकली कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस। क्यों एक तो रट लिया कि लाइफ इंश्योरेंस नहीं होता, ठीक है, काम चल जाएगा, सब एग्जाम में यही पूछते हैं, रीजनिंग कोई नहीं पूछता। व्हाई द लाइफ इंश्योरेंस, एक्सप्लेन व्हाई द लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी ट्रीटेड द कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी, एक्सप्लेन द रीजनिंग। कोई नहीं पूछता ये सब। मुझे पता है किस तरह के एग्जामिनेशन पैटर्न है, लेकिन एक्चुअली शुड अंडरस्टैंड, एक तो रट लेना, एक समझना कि ऐसा क्यों है,
क्योंकि वहां पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है किसी और दो के पीछे, एक्स एंड द इंश्योरेंस कंपनी, लेकिन वो प्रॉमिस इंश्योरेंस एक्स को नहीं कर रही है, उसके लीगल जो नॉमिनी उसको बनाया। अच्छा, इसी एंगल से एक चीज देखिए, हर इंश्योरेंस पॉलिसी में नॉमिनी कंसेप्ट आ सकता है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में क्या नॉमिनी मस्ट होता है? अगर नहीं होगा तो वो प्रॉमिस तो कर रहे हैं, इसलिए बिना नॉमिनी के तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इशू नहीं हो सकती। लेकिन बाकी पॉलिसी आप इशू करा सकते हैं, नॉमिनी बनाना नहीं बनाना आपकी चॉइस है, क्योंकि आपको उसने प्रॉमिस कर दिया ना जो आपको इंश्योर्ड है, ठीक है। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में क्या बिना नॉमिनी के लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इशू हो सकती है? नो पॉसिबल, क्योंकि वो प्रॉमिस उसको कर रहा है, किसको? नॉमिनी को। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अब जो एक चीज है, कितनी इंश्योरेंस की बात समझ में आ रही है कि सब इंश्योरेंस, हर चीज में लॉ है। एक इंश्योरेंस पॉलिसी कही तो उसमें 10 तरह के लॉ के प्रोविजन लग रहे हैं, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि 3:15 बज गए, ठीक है, और बाकी बच्चे फाउंडेशन के बाहर वेट कर रहे हैं। आई होप जितना भी आज हमने पढ़ा है, आज थोड़ा मैंने कम ही रखा, क्योंकि मैंने पहले थोड़ा टॉपिक को भी सब बताया, ठीक है, ठीक है। इज दैट ओके? थैंक यू।